अटेम्प्ट करें क्वेश्चन तब तक। यस, मैं आप डालता हूँ पोजीशन में क्वेश्चन। करो अटेम्प्ट। देखिए, इन्वायरमेंट और पॉलिटी में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। इन्वायरमेंट में पॉलिटी में क्या होगा कि मैं आपको बता दूंगा कि देखिए ये आता है, ये आता है, वो आता है। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, मैं जितना भी बताऊंगा उससे भी जरूरी नहीं है कि होगा, बट कंटेक्स्ट की आपको एनालिटिकल स्किल यहाँ डेवलप होगा। अब वर्निक होगा कि नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे एक्टिव रहना है, ठीक है। प्लीज बी एक्टिव, इन अदरवाइज आपको एक्टिवनेस रहनी जरूरी है, ठीक है। ओके, प्लीज अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन विच आई क्वेश्चन ऑन ग्रुप। अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। मैं और भी अटेम्प्ट डाल रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ रहे, अटेम्प्ट करिए। यहाँ पे देखिए जितना भी पोल्यूशन ये ना कि ऐसा कुछ लिस्ट नहीं है कि इतने पोल्यूशन या इतने मैं आपको बताऊंगा आज में। कुछ भी आ सकता है रैंडम सा। जैसे पोल्यूशन तो यार हमेशा से हिट लिस्ट आया। और भी क्वेश्चन डालता हूँ। काम करो तब तक कोई पढ़ ही ले। यस, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। यस अपूर्व, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, तब तक ग्रुप पे डालते रहता हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस। हाँ करो कि मिल गया। In rural road construction, the use of which of the following is preferred for ensuring environmental sustainability or to reduce carbon footprint? First, copper slag. Second, copper mix asphalt technology. Third, geotextile. Fourth, hot mix asphalt technology. Fifth, Portland cement. तो इसमें उसको हटाने के लिए आई थिंक कॉपर स्लैग होगा। कॉपर मिक्स कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट। सर कोल्ड और हॉट मिक्स एस्फाल्ट जो है हाँ तो इसमें आई थिंक दोनों कोल्ड से मिक्स कोई एक होगा ना। होगा। यस, कोल्ड मिक्स होगा, हॉट मिक्स नहीं होगा ना। नहीं हॉट मिक्स शायद नहीं, क्योंकि वो तो ऑप्शन में ही नहीं साथ में। फर्स्ट और पोर्टलैंड सीमेंट में इससे नहीं होगा। चलिए आ जाओ, इतना क्वेश्चन बहुत है क्लैरिटी आने के लिए। चलिए सब आ जाओ ग्रुप पे, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन कौन सा पढ़ रहे थे अपन? 7th वाला थर्मल सर। पावर प्लांट का पढ़ने ये बोला, तुम कहाँ फर्स्ट नहीं पढ़ेगा? सर जो अच्छा कर लिए क्या आपने अटेम्प्ट भी? किसी ने आंसर भी? अच्छा वो डी मार चुके, ठीक है चलिए कोई नहीं। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, मैं पिन कर रहा हूँ, प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सब लोग। मैं पिनिंग, देखो फटाक से करो, ऊपर आ जाओ फटाक से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग एमिशन फ्रॉम द कोल कंबशन में कोयला जलने से क्या मिलेगा? तो ये थर्मल पावर तीनों प्लांट में मिलेगा। कोयला जलने से बहुत। हाँ अब देखिए, ये देखो आपको रटना नहीं है कि डाइऑक्साइड मिलता, नाइट्रोजन मिलता, सल्फर मिलता। मेरा कहना है कि देखो जब भी कोई चीज जलती है, ठीक है, आपको पता हाइड्रोकार्बन जलता तो क्या रिलीज करता है? यस, हाइड्रोकार्बन जलता तो क्या रिलीज करता है? एनीबडी? ये स्कूल का कॉन्सेप्ट है। हाँ सर, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कम हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड कर देगा। वाटर, CO, हाँ, जब भी कार्बन, वाटर कर देगा। हाइड्रोकार्बन CH4 या कुछ भी जब भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, इट प्रेजेंस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या रिलीज करता है? या तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और वाटर रिलीज करेगा, ठीक है। तो दो चीज आपको समझ में आनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी रिलीज करता है, मतलब जब भी हीट में आता है तो इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन से प्रेजेंस में रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो आपको ये सिंपल सा लॉजिक ये समझ में आ रहा है कि भाई कुछ भी मतलब कुछ भी जब भी कुछ भी रिलीज हो रहा है तो इतना इतना सा सिंपल लॉजिक है कि कुछ भी रिलीज निकल सकता है। कोयला जलने पे हम कुछ नहीं ऐसा सजम सकते कि ये निकले या ना निकले, ठीक है। तो यूपीएससी का एग्जामिनर क्या करता है कि ऐसे वाले, जैसे देखो, इन्वायरमेंट इज ऑल अबाउट एनालिटिकल स्किल, जो हम कहते हैं ना, देखिए कि भाई
आपके 35 क्वेश्चन बनेंगे तो वो सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी थाम के रखे, ठीक है, जो स्टैटिक है, जैसे बैंक मनी बैंकिंग, जैसे कि पॉलिटी। यहाँ पे सब क्वेश्चन कोई पढ़ के नहीं जाते एनवायरमेंट की, वहां से राइट होगा, बट नॉलेज बनाना है आपको, नॉलेज एक्सपांड करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाई कोयल कंबशन चलने पे बहुत सारे निकलती है चीजें, मैं नहीं जान सकता, तो इट इज यस ऑल, ठीक है। अब आइए सेकंड देखिए, सेकंड कौन पढ़ेगा, एनीबॉडी? Consider the सर्च पढ़िए following: photosynthesis, सेकंड। अच्छा पढ़िए respiration, कंटिन्यू कंटिन्यू। decay of organic matter, volcanic action. Which of the following add carbon dioxide to the carbon cycle on Earth? तो photosynthesis बस ऑक्सीजन रिलीज करेगा, बाकी सब कार्बन डाइऑक्साइड। यस, अब यहाँ पे कुछ हम लोग को सोचना ही नहीं था, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, हाँ सर, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ देता है। फोटोसिंथेसिस, हाँ, तो वहां पे वो रिडक्शन है, फोटोसिंथेसिस अ वे टू रिड्यूस कार्बन, ठीक है। अब इसी से कॉन्सेप्ट आता है क्या क्या प्रोसेस तरीके हैं रिड्यूस कार्बन के, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक कॉन्सेप्ट है कि भाई कोयला पानी में डालो तो ब्लू कार्बन हो जाएगा, और मतलब उससे उसमें छुपा दो कार्बन को, मतलब ओशन में छुपा दो कार्बन को तो दैट इज ब्लू कार्बन, ठीक है। कार्बन को छुपा दो उसमें क्या नाम है, पत्थर में छुपा दो तो ब्लैक कार्बन, कोल, ठीक है, ग्रे कार्बन, ठीक है। और पूछेगा कहाँ कहाँ कार्बन छुपा सकते, दैट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। इस 27 में भी पूछा था, 21 में भी पूछा था, तो क्या दिखाता हूँ अभी, चलिए। यस, अगेन आ जाएगी यहाँ पे 3 और 4, अपन पढ़ते रहिए, दो क्वेश्चन सबको मौका देते हैं। Which of the following adds or add carbon dioxide to the carbon cycle? पिछला ही वाला क्वेश्चन है सर, ये भी इसको स्किप कर सकते हैं। Then fourth is which of the यस, following adds or add nitrogen to the soil? Excretion of urea by animal, burning of coal by man, death of vegetation. तो इसमें ऑब्वियसली एक्सक्रीशन ये तो होता ही है और डेथ ऑफ वेजिटेशन से भी आएगा ही। बर्निंग ऑफ कोल में सर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। अब कोल यही का चीज देखो, रेजिड्यू बर्निंग ऑफ अ कोल में ना बहुत सारी चीजें, हाँ, हाँ और जो तो ऊपर निकलेगा अभी ही। हमने PYQ देखा उसमें वो भी उसमें नाइट्रोजन से था ना, उसमें नाइट्रोजन निकल रहा था ना। कहाँ पे, ये पीवाईक्यू ही है ना जो तो डाला स्क्रीन पे, ये भी 14 का नहीं पीवाईक्यू, सर, जो 16 अभी ऊपर हमने किया ना उसमें नाइट्रोजन, कोल वाले में उसमें नाइट्रोजन रिलीज हो रहा अच्छा, था। हाँ, ही सेइंग इन द फर्स्ट वाले 2011 में जो पहला क्वेश्चन मैंने डाला है उसमें आपको ये नॉलेज आ जाएगा कि भाई नाइट्रोजन तो वो कोयले से निकलता है। तो अगर ये जानकारी मिल गई तो अब जब आप ये 2002 ये जो भी है फोर्थ क्वेश्चन जब पढ़ रहे हो स्क्रीन पे देखिए, जिसको क्वेश्चन नहीं मिला सब लोग स्क्रीन पे आ जाओ, अपने मेन ग्रुप पे आ जाओ, ठीक है। मेन ग्रुप पे फोर्थ क्वेश्चन पे मैं फिर पिन कर दे रहा हूँ, और अटेम्प्ट करो सब लोग, जो जहां तक पहुंच पाए अटेम्प्ट करो फटाफट। तो आई एम सेइंग कि ही सेइंग कि मतलब सी सेइंग कि तो वहां पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन अगर मिलता ऑलरेडी यस तो सर, हमको पिछले क्वेश्चन से जानकारी, अंडरस्टूड। तो यूपीएससी की लाइन से ही आपको जानकारी मिलती है, चलो ठीक है। तो और वैसे भी फिर से सिंपल सी बात है यार, नाइट्रोजन कौन सी चीज से नहीं मिलता बताइए। और देखो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट में बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग ऐड नाइट्रोजन टू द सॉइल, यही कॉन्सेप्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, कि भाई सॉइल में नाइट्रोजन ही तो बढ़ता है जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और उसी में यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता कौन है, बायोलॉजिकल साइकिल वाला कौन से पूछा है। तो ऑल द कॉन्सेप्ट आर वेरी जेनरिक, ठीक है। एक बार ढंग से आप जान गए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कैसे, कौन कौन कराता है, छोटे प्लांट कराते हैं, बड़े प्लांट कराते हैं, बस उससे ज्यादा आपको आराम से आपको क्वेश्चन डूएबल है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ऐड नाइट्रोजन टू द सॉइल, ये क्वेश्चन है, और नाइट्रोजन कौन कराता है सॉइल को, कौन कौन कराते हैं, राइजोबियम है ना, राइजोबियम, माइको वन है, हाँ सर, बायो वाला, यहाँ पे उसको याद अमोनिफिकेशन होगा। अमोनिफिकेशन होगा, फिर नाइट्रिफिकेशन से नाइट्राइट बनेगा, तो नाइट्री वाले सारे नाइट्री ये नाइट्री तो से चालू होते टेक्निकलिटी हैं। हो गया, आई एम सेइंग कौन सी बैक्टीरिया बनाती है, हाँ सर, तो जो पहला रहेगा वो राइजोबियम करेगा, एजो एटमॉस्फेरिक टू। बैक्टीरिया, हाँ राइजोबियम है, एजो बैक्टीरिया है, और क्या, सुडोमोनास नहीं है? सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेशन करता है, वो वापस से रिलीज कर देगा नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर। वो भी है शायद, एजोला। चलिए तो आई एम सेइंग कि देखिए ये एक ही कॉन्सेप्ट था, अगर आपको याद, अगर आपको एक चीज समझ में कि नाइट्रोजन से मतलब कैसे सॉइल में ऑर्डर, तो ये तो क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट में आपको लिंक करा, और वो कॉन्सेप्ट से क्या होगा ना, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है। मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का आपको एक ग्रुप पे डाल देता हूँ, तब तक अब पूरा अगला क्वेश्चन रीड करिए, तब तक मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन डाल देता हूँ। Consider the following: first, carbon monoxide; second,
methane, then ozone, sulfur dioxide. Which of the following are released into the atmosphere due to the burning of crop biomass residue? इनमें से क्या रिलीज होगा? तो बताइए, इसमें भी मतलब बोलिए बोलिए, जेनेरिक क्या उसमें रिलीज जाएगा तो चारों फोटोसिंथेसिस बस चारों जाएगा ना। नाइस। बस हाँ सर, इसमें ओजोन जो है वो सर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, वो भी डायरेक्टली जो रहता है वो रिलीज हो जाता है जलाने से। हाँ, इतना इतना चला जाता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो अनबर्न में होता है ना, अनबर्न में निकलता है ना ओजोन। अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ निकल जाएगा वो। एक सेकंड रुक जाओ। convert के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थोड़ा दो इज पढ़ते रहिए तो मैं क्वेश्चन हाँ नेक्स्ट है ये वाला। इन रूरल road construction, the use of which of the following is preferred for ensuring environmental sustainability or to reduce carbon footprint? ये पढ़ लिया था वैसे। It is first is copper slag, then there is cold mix asphalt technology, geotextiles, hot mix asphalt technology, Portland cement. तो इसका आंसर किसी को पता है क्या? सीमेंट से तो हीट रिलीज होता है ना, मैंने जहाँ तक पढ़ा है। हाँ सही है, सीमेंट इंडस्ट्री रिलीजेस हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ एक्सटेंसिव रहती है। वो अगर वो एलिमिनेट कर देंगे एस्फाल्ट तो क्या उसके है बाद इसमें? एस्फाल्ट का मतलब क्या होता है? और जियो टेक्सटाइल का? असफल्ट वो होता है ना, ये यूज किया जाता है क्या, मतलब तार और जैसा होता है, जैसे वो जब हाँ रोड टार। बनते बायो हैं तो एस्फाल्ट भी उसमें तो कहते हैं ना, बिटुमेन वो जैसा क्या है। होता है? हम्म, हाँ, बायो बायो एस्फाल्ट में क्या एस्फाल्ट। होगा मैम, बायो नाम के आगे मतलब ये कहता है ऑर्गेनिक चीजों से बना हुआ है। जस्ट अ सेकंड, हाँ अगर तो वही, असफाल्ट है हाँ तो मैंने वो मतलब केमिकल नाम के आगे बायो और इट मीन्स बायो, यानी कल को अगर समझो मैं सब्जियों से बना रहा हूँ, या ऑर्गेनिक है मतलब ऑर्गेनिकली मतलब कुछ भी है जो ऑर्गेनिकली चीजों से बना है, समझ लो सड़ी सड़ी सब्जियों से या कुछ भी ब्लेंडिंग वेंडिंग करके, बट इट इज अ बायो। ठीक है, हम्म, तो फिर चलिए कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट है और हॉट मिक्स है इसके अंदर। तो दोनों साथ में तो है भी नहीं। हाँ वो दोनों साथ में है कौन ना, से दो क्वेश्चन पे ऑप्शन पहुंचे में। आपको? 7th वाला है सर, रूरल रोड 9th है, कंस्ट्रक्शन वाला। ठीक है, बी आ में जाओ दोनों आ जाओ। साथ में दिया हुआ है जब ना, वो 2 हो and गया ना 4। फिर उसमें यार बस सिंपल सा लॉजिक लगाना। देखिए कॉपर स्लैग कर लेगा, ठीक है, कॉपर स्लैग कर लेगा, कार्बन फुटप्रिंट कार्बन स्लैग कर देता है। ठीक है, कोल्ड मिक्स है और हॉट है तो वहां पे कोल्ड नहीं करता। 2 को काटो, देखो कुछ मिल रहा है। 2 को काटने पे क्या समझ में आ रहा तो 2 को है? 1 आंसर 5 तो इसका आंसर ए है शायद। 1 2 3 जाएगा, हॉट नहीं जाएगा। चलिए देख लेंगे, आगे आइए, अगला 8वां हाँ पढ़िए। सर, क्योंकि सर इसमें फोर्थ जो है वो हॉट मिक्स एस्फाल्ट है, तो अगर अपन उसको गर्म करेंगे तो ऑब्वियसली को कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज कर देगा, एंड सीमेंट आल्सो रिलीजेस कार्बन रिलीज डाइऑक्साइड। करेगा। इंफॉर्मेशन। 4 देन 8वां है नहीं विच जाएगा, ऑफ द बट फॉलोइंग 5 तो आर जाना सम। 5 तो सर 5 जो है वो भी नहीं जाएगा ना, क्योंकि सीमेंट है ना 5वां तो। इसी से और हॉट इसमें हाँ सीमेंट बनने में सर जो है वो कार्बन फुटप्रिंट लगता है ना, कि सीमेंट की इंडस्ट्री तभी खड़ी होती है तो सबसे ज्यादा रिलीज करती है कार्बन हाँ CO2, तभी यस। है ना। तभी उस पे वाटर स्प्रिंकल किया जाता है ना कंस्ट्रक्शन के बाद। हमारे टाइम हाँ, हम्म। The 8वां next पढ़िए, 8वां। question is which of the following are some important pollutants released by steel industry in India? तो ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड सब रिलीज कर देगा। हम्म। अब ये फिर ऐसे क्वेश्चंस में है ना। क्या होगा ना, देखिए कम हम्म, स्टील इंडस्ट्री है आपके, सुनो सही, मैं कह रहा कि स्टील इंडस्ट्री में कौन होता है। अब मैं कितनी भी पढ़ाई कर लूं, समझ लो इन्वायरमेंट इज डिफरेंट गेम एज कम्पेयर टू पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। भाई झेलम रिवर पे अगर वुलर लेक पे मतलब वुलर लेक इज ऑन दी झेलम रिवर, मतलब झूलर लेक पे वो जाती है वहां से, झेलम मतलब वुलर लेक से झेलम होते हुए यस सर। जाता है। तो अगर वो है तो आपने नहीं पढ़ा तो कोई नहीं वो आंसर आपका राइट करा सकता है, ठीक है। बट यहाँ क्या आपने पढ़ा नहीं, क्या असम्पशन से चलता है, ठीक है। तो डिफरेंस देखो, सब्जेक्ट का अप्रोच अलग है। अब यहाँ आप अगर इन्वायरमेंट में सोचोगी, मैं बोल रहा हूँ मारिसुपियल्स का क्वेश्चन मुझे नहीं पता था मारिसुपियल्स क्या होते हैं, बट जब मैंने पीटी में पढ़ा गई मारिसुपियल्स, मैं सर्च किया क्या भाई ये क्या है। तो कोई चीज को जानने के पीछे अगर क्यूरियोसिटी से पढ़ रहे हो ना तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, पेरिफेरल नॉलेज बढ़ेगा।
अब ये क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट। अब सम इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट मुझे क्या पता कौन है, बट मुझे ये पता है कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर, मोनोक्साइड, यार सब हो सकते हैं, अब ऐसा कौन सा नहीं हो। ठीक है, जो स्टील इंडस्ट्री है वो तो सब कुछ रिलीज कर सकती है ना। चलिए 9वें क्वेश्चन पे आइए। चलिए यस सर। इसके बाद है 9th, why is there a concern about copper smelting plants? First, they may release lethal quantities of carbon monoxide into the environment. Second, the copper slag can cause leaching of some heavy metals into the environment. जिसको नहीं Third, they पता may उसके लिए release sulfur dioxide as a pollutant. मेरे हिसाब से तीनों ही होना चाहिए। यस तीनों अच्छी, बट यहाँ यहीं पे एक थोड़ा देखो, मैं आपको अगर यस मैम जस्ट अ सेकंड, अगर ऑप्शन 2 में है तो अगर मैं देखो, अगर यही है ना टेक्निक की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि क्या एक कॉमन सेंस आता है, तो अगर मुझे नहीं पता होगा लेकिन सम लिखा है, ठीक है, द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल, यस सम का तो कर ही सकता है, और दे मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, यस मे रिलीज, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 3 दोनों राइट है। और आपको ये चीज बता दूं, हालांकि 1 गलत है, यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, वो मतलब हाँ, लीथल अमाउंट पे रिलीज नहीं करता है, वो बहुत lethal रिस्क। quantities. Yes sir, हाँ understood. यस, तो एक्चुअली यहाँ पे Extreme ना world. मे करके बोला तो बहुत अच्छे से, हाँ एक्चुअली, और पहले स्टेज में नहीं करता, कार्बन मोनोऑक्साइड पहले स्टेज में नहीं करता, CO2 रिलीज होता है सेकंड स्टेज में। ठीक है, Yes sir, understood. इधर सेकंड ऑप्शन में जो कॉपर तो फ्लैग है वो ऊपर से सस्टेनेबल, वो मेरे दिमाग में भी आया था, पर यहाँ पे सम लिखा हुआ है तो इट क्या, कैन हाँ वही, इसलिए इट कैन बी। यस हम पे तो ये कभी मेटल्स सम, कुछ ना देखो कुछ तो वही मैं जा कह ही रहा हूँ, देखिए यस जी यस, सर। और इवन द थिंग, ये जो सम है ना, इसको कॉमन सेंस बोलते हैं, इसके लिए तो मैं आपको 2023 में ना ऑलमोस्ट 5, आपने सीसेट के देखे सब लोग ने क्वेश्चंस, पोस्ट देखिए, हाँ एक्टिव सर, हाँ रहिए सर और देखिए। खुद, हाँ देखिए, हाँ ओके। सो आई एम सेइंग हम कि आपको ये 57 में आए हैं बस। सम वाला चीज है ना, वो 20, क्या कह रहे हो, CSAT में 57 में आए हैं। मैं नहीं, जोर से बोलिए, कोई सा क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? चलो स्क्रीन पे ले लीजिए आज। तो ये याद रखना कि मे लिथल, अब देखिए क्वेश्चन अगर फंसाना रहेगा ना, देखो अगर मे से फंसा रहा है तो आपको फंसा लेगा, ये गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि हम 60 क्वेश्चन राइट करने का प्लान करेंगे, 60 नहीं होगा तो 58 होगा, 57 होगा, यार 50, मतलब मैं कह रहा हूँ प्लान अच्छा रखो, हालांकि 1-2 क्वेश्चन इधर उधर तो हो जाएगा, और मे भी कई बार आपकी मूवी अगर हिट होने वाली लगी तो 65-70 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर वो यस सर, ज्यादा ही अच्छा दिन आपका था तो वो थोड़ा 4-5 मतलब प्लस माइनस 2-3 क्वेश्चन, लेकिन 60 रखिए ही रखिए। तो जब आप 60 क्वेश्चन में दे रहे हो तो मैं कह रहा हूँ 2021 का 9वां क्वेश्चन मेरा रॉन्ग ही सही, क्योंकि मेल लिथल वो फंसा रहा है मुझे, मैं फंस गया। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, यस चलिए पढ़िए, किसी और को मौका दिया जाए, यस मैं गया। 10th क्वेश्चन, प्लीज रीड द 10th क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। Consider the ये following, लिखा, which मैं करूँ फिर से, sorry. Consider the following, which can be found in the ambient atmosphere. First, soot. Second, sulfur hexafluoride. Third, water vapor. Which of the above contribute to the warming of the atmosphere? बताइए क्या कौन है जो कंट्रीब्यूट सब करता है करेंगे, वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, आपको पता है ये सब तीनों करेंगे। करेंगे। क्यों, क्योंकि एम्बियंट ऑफ एटमॉस्फेयर बोल रहा था, एम्बियंट एटमॉस्फेयर छोटा होता है, मतलब ऊपर ही तक है, कुछ किलोमीटर तक भाई, तो वहां के एम्बियंट में सूट, वाटर वेपर, पानी, ये सब तो रहता ही है, और वाटर वेपर सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। कौन सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है बताइए, वाटर वेपर। सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग वाटर वेपर ही करता है। अगर नहीं पता होगा तो ये देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट में ही सबसे पहले वाटर वेपर आता है लिस्ट में, ये देखिए आ गया, 60% करता है, 60%। और आपको अगर मैं दिखा दूं, ये रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन में 2023 में क्वेश्चन था इसी कॉन्सेप्ट पे, इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय, ठीक है। चलिए मैम Yes, पढ़िए, sir. मैं वो क्वेश्चन डालता हूँ तब तक। 11th, with reference to furnace oil, consider the following statement. First, it is a product of oil refineries. Second, some industries use it to generate power. Third, its use causes sulfur emission into the environment.
which of these statements are correct? सर सेकंड तो करेक्ट है। बताइए कौन सा। अब देखिए सबसे पहले हाँ सम सबको लग रहा है कि सम पे बात सही है, हो जाएगा। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनिंग। यस, ऑयल है, ऑयल की प्रोडक्ट नहीं हो सकता क्या? फर्नेस ऑयल है, ऑयल का ही होगा, नाम में ऑयल, ये भी ऑयल की बात कर रहा है। 1 2 दोनों राइट हो गया। अब 3 देखिए, इट कैन कॉज सल्फर एमिशन। यस भाई, कैन कॉज, इट यूज, अच्छा सॉरी, इट यूज कॉज सल्फर एमिशन इनटू एनवायरनमेंट। तो ऑयल अगर मुझे पता है रिफाइनरी से कुछ निकल रहा है, आर यू गेटिंग, रिफाइनरी से कुछ निकल रहा है, कुछ फर्नेस ऑयल से कुछ चीजें निकल रही हैं, तो वो सल्फर एमिशन नहीं कर सकते। पहले ही क्वेश्चन में हम पढ़े हैं कि सल्फर निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, कार्बन निकलता है, या निकलने को कुछ भी निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है। अच्छा 9 का 3 पढ़िए, 9 का 3 वापस से। they may release sulfur dioxide as a pollutant. ओके सर, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट और वापस से इसका 21 का 3 पढ़िए। its use causes sulfur emission into the environment. फिर से 9 का 3 पढ़िए। कुछ समझ में आ रहा है? वो एमिशन वही सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, सल्फर की बात कर रहा है। यस ठीक है, चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन पढ़िए, WHO वाला। In the guidelines statement, context of WHO considered the air quality following. First, the 24-hour mean of PM 2.5 should not exceed 15 microgram per meter cube, and annual mean of PM 2.5 should not exceed 5 microgram per meter cube. Second, in a year, the highest level of ozone pollution occur during the period of inclement weather. Third, PM10 can penetrate the lung barrier and enter the blood stream. Fourth, excessive ozone in the air can trigger asthma. अच्छा मुझे ये बताइए, क्या ये क्वेश्चन की तैयारी मैं कर सकता हूँ? सच बोलिए, दिल पे हाथ रख के बोलिए। नो सर। नहीं सर। और मैं 1 साल नहीं, मैं 2 साल नहीं, मैं 4 साल, जो बच्चे मैं कह रहा हूँ ना कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, कि मतलब 18 साल की एज से तैयारी कर रहे हैं कि मैं 21 साल का हो जाऊंगा तब दूंगा पहला अटेम्प्ट में पहला एज। भाई किसी को क्वेश्चन नहीं आएगा, ये रैंक 1 को बिठा के बैठ दोगे उसको भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अब इसको आपके लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक मतलब बेसिकली कुछ लॉजिक नहीं, कॉमन सेंस की मुझे ये क्वेश्चन करना है, अब कैसे करना मैं सोचता हूँ। ठीक है, अब मुझे अब ये देखिए, ऑप्शन 1 नहीं पता, डॉट मारो आगे बढ़ो। ऑप्शन 2, in the year the highest level of ozone pollution occur in the period of inclement weather। थोड़ा बहुत अगर पता होगा कि हाईएस्ट ओजोन पोल्यूशन जब भी होता है तो वो मतलब वेदर जब खराब रहता है तो आप उस पोल्यूशन उस समय हो, चलो वो भी नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं। PM10 कैन, अगर कैन बोल रहा है तो आपका दिल कह रहा है यार हो सकता है, कैन में कैन ये सब तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, मे भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बट और तीसरा देख लो, तीसरा कह रहा है एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा। कैन ट्रिगर अस्थमा, यार एक्सेसिव ओजोन अगर बहुत रहेगा तो अस्थमा। बताइए अगर ओजोन ज्यादा रहता है तो कौन सी बीमारी होती है? बोलिए बताइए कौन सी बीमारी होती है? स्किन पे दिक्कत, सबसे पहला स्किन कैंसर। सर और वो बताइए तो और कमी से बीमारी हो बताइए। जाएगा, स्किन कैंसर तो। यस, और अब ये अब फिर से ऑप्शन 3 पढ़िए, PM10। सुनिए ऑप्शन 3 पढ़िए, PM10। यार PM10 का एटम मतलब 5 मॉलिक्यूल वो है ना, PM10 है, उसका साइज 10 है। कितने तरह के होते हैं पर्टिकुलर मैटर? 3 तरह के होते हैं, 2.5 5। कौन है जो लंग की, अगर मैं नाक में घुसने की बात करता समझ में आ जाता कि नाक में चल भाई PM10 घुस गया, और PM10 सबसे बड़ा है और वो मेरे लंग्स में, मुझे उसमें घुसेगा, मेरे खून में घुस जाएगा, लंग्स के साथ साथ मेरे खून में, ब्लड स्ट्रीम में। अगर छोटा इंसान रहेगा तभी ब्लड में घुसेगा कि बड़ा आदमी घुस जा रहा है? तो आप अगर सोचो, मतलब देखिए ये देखिए, यस अगर आप देखिए सबसे पहले ये लॉजिक, ये चीजें दिमाग में नहीं आता, बट अगर आप 3 को काटोगे तो आपका काम आसान हो जाता है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन का प्रिपरेशन नहीं, कोई बात नहीं मैम,
हम कह रहे हैं देखिए सबसे पहले अगर मेरे सारे राइट होने लगे तो मैं तो 180 नंबर ला दूंगा या ला दूंगी, बट आई एम सेइंग देखो ये थोड़ा सा जब नहीं आ रहा है तो सोचिए। अच्छा देखिए आपको एक तरीका बताऊं, एमसीक्यू सॉल्व करना एक ना आर्ट है। जैसे अगर कोई पढ़े, कौन पढ़ रहा था देख क्या, रीड थर्ड स्टेटमेंट। जैसा पूरी रीड PM10 can penetrate the statement. lung barrier and enter the bloodstream. अच्छा अब सोचो, अच्छा क्या 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 ये हो सकता है? PM10 वो अच्छा and जा वाला लगा सकता है या सकते ब्लड हैं। स्ट्रीम में? सर इसके लिए वैसे तो एब्सोल्यूट and नॉलेज वाला जरूरी है इसके लिए। नहीं 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 मैम, नहीं PM10 नहीं के नहीं लिए नहीं नहीं नहीं। अरे यार एविल को मैंने एक चीज बता दिया था उस दिन कि अगर स्टेटमेंट में एंड लिखा रहता है वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। अब ये हर जगह एंड ही लगा रही है, मतलब एंड लिखा है तो ठीक है मैं मान लूं यहाँ सही हो गया, बट मैं कह रहा हूँ नॉलेज देखो, नॉलेज ठीक है। हालांकि अगर मैं 10 बार बोल दूंगा कि एंड लिखा है राइट हो जाएगा, बट यार क्यों रिस्क लेना? तुम साल भर मेहनत कर रहे हो, इतना पढ़ रहे हो, बट मैं कह रहा हूँ जब वही है ना चीज, हाथ में कुछ नहीं है तो मारने को मारो, तब ये सब लॉजिक चलेगा। ठीक है, अपूर्व ये एंड वाली टेक्निक चलती है कि अगर स्टेटमेंट में एंड लिखा है तो अगर मैं 15 बार दिखाऊंगा ना तो उसमें से एटलीस्ट 10 बार राइट हुए होंगे, बट वो 5 बार रॉन्ग हुए ये भी मानो। सर ने राइट हो जाता है एंड तो लिखा हुआ। स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा अगर एंड रॉन्ग होता है। नहीं तो वो एंड लिखो मिस्टेक स्टेटमेंट, राइट होगा कि मतलब एक रॉन्ग होगा सर? कंजंक्शन एक कॉन्सेप्ट है कि रॉन्ग रॉन्ग होगा। अगर ओके कंजंक्शन आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ग्रामर एक कंजंक्शन होता है। सो इट जस्ट लाइक अगर कोई चीज एंड से जोड़ते हैं ना तो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज। तो अगर जब यूपीएससी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा है तो इट माइट बी रॉन्ग, ठीक है, माइट बी रॉन्ग, और रॉन्ग होता अधिकतर 15, मैं कह रहा हूँ 15 बार में से होगा तो 10 बार रॉन्ग होगा वो स्टेटमेंट। तो 3 आप मान लो कि रॉन्ग है, बट मैं कह रहा हूँ हर बार नहीं होगा। ये सब टेक्निक के चक्कर में लास्ट में आया जाता है, जब हम लास्ट के मतलब जब पढ़ाई अभी 20 दिन ढंग से पढ़ाई करो, मतलब पूरा जब सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद जब ये 5-6 तारीख के बाद आएगा तो फिर हम बताएंगे टेक्निक के भाई, टेक्निक नहीं मतलब एक आर्ट है, ठीक है, आर्ट है, मतलब जैसे आंसर राइटिंग आर्ट है, तो फॉर्म रहेगा भाई मैं क्या सोच के मार रहा हूँ, झेलम नहीं हो सकता, टाइटेनियम मैंने क्या सोच के मारा इससे, ठीक है। तो 3 इज डेफिनेटली रॉन्ग, 4 राइट है, तो हमको ये समझ में आएगा कि यस 3 गलत है। 3 काटो कहाँ 1 राइट है, मतलब 2 और 4, 2 4, तो 1 तो डेफिनेटली राइट है, 2 4 तो यार जनरली राइट ही है ना, 4 इज मोर राइट एज कम्पेयर टू 2। अगर एक्सेसिव या रिजन रहेगा तो इस्तेमाल तो हो ही सर जाएगा, कौन सी बड़ी बात इंक्रीमेंट है। का तो मतलब 1 देखो भी अब, देखना पड़ेगा सर। इंक्रीमेंट वेदर क्या होता है? मतलब गंदा वेदर रहता है, ऐसे धुंधला सा, हाँ ठीक है ठीक है। yes. इंक्रीमेंट हाँ वेदर तो सर तो डिफरेंट आप ये रीजन्स में देखिए, डिफरेंट टाइम पे होगा ना. इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड इंक्रीमेंट वेदर विल बी ऑब्जर्व्ड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. तो ये तो बिल्कुल लग रहा है कि रॉन्ग होगा शायद. ठीक है, मतलब देखिए तो ओजोन की देखो कंसंट्रेशन सबको बढ़ेगी उस कि हद तक तो नॉलेज सर नहीं रहेगा। एक ही टाइम पे बढ़ेगी ना हम्म, पूरे यस ट्रू। ये सर पूरे ग्लोब में. तो इंक्रीमेंट वेदर इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट. एक ही मौसम में तो नहीं होगा एक ही टाइम पे पूरे वर्ल्ड में. डिफरेंट रीजन्स एक्सपीरियंस इट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. तो इसमें हो यस, सकता है कि ये लॉजिक लगा के इसको रॉन्ग कर सकते हैं. आराम से। और इवन जब हम 3 को तो काट ही चुके हैं तो आपको ऑप्शन 1 राइट हो गया। 1 का डाटा था भाई, देखिए जो बुद्धिजीवी लोग हैं कहेंगे कि भाई डिजिट रॉन्ग होता है, जैसे 15 लिखा है तो गलत हो जाएगा, 16 लिखा है तो गलत हो जाएगा, 18 लिखा है गलत हो जाएगा। यस होता है भाई, होता है, मैं खुद मान रहा हूँ, बट वो कब होता है, वो 20 में जब वो 15 बार कर रहे हो ऐसा काम, उसमें से 10 बार 8 बार डिजिट रहेगा रॉन्ग हो जाएगा, बट 5 बार तो राइट भी हो जाएगा ना, ठीक है। तो आपको जब वो कई बार हो जाएगा तो उतना झेलने की हिम्मत रहो। इसीलिए हम कहते हैं कि when we prepare for फर्स्ट राउंड, अपना पहले इतनी पढ़ाई करो, पहले तुम इतनी पढ़ाई करो, मेहनत करो, मेहनत से पीछे मत भागो। तुम डेली बैठो, पढ़ो, लिखो, मैथ करो, ये करो, वो करो, जो मतलब करना क्या है, जो हर साल पीवाईक्यू में आ रहा है उसके इर्द गिर्द पढ़ाई कर लो। और हम लोग क्या किया आपके काम आसान करने के लिए, वी हैव अ सेशन जहाँ पे हम पीवाईक्यू के रिलेटेड डिस्कशन करते रहे। अब आपको वही हिटिंग हार्ट है, आई होप पॉलिटी अब इजी जा रहा होगा, पॉलिटी का पूरा एमसीक्यू उठा के करो, आपको आसानी लगेगा, क्योंकि हमने उस पीवाईक्यू के इर्द गिर्द ही आपको पढ़ाया, ठीक है, समझाया, मतलब इन सेंस। अब ये क्वेश्चन में आप देखोगे ना कि जब भाई जैसे कैन अस्थमा वाला कैन करके रहा तो कैन ये राइट हो जाएगा, बट हमारा कहना जब 35-36 क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट राउंड 35-36-37 क्वेश्चन तक ले जाओ, 33 गया कोई बात नहीं, 37 तक जितना मैक्स ले जाओगे वो तुम्हारे ऊपर है,
तो तुम अगर पहले राउंड में 35-36 क्वेश्चन राइट कर ले जा रहे हो अपनी पढ़ाई, जहाँ Yes, हिस्ट्री sir. है, जहाँ Understood. मॉडर्न हिस्ट्री पूछा होगा, जहाँ तुम्हारा पॉलिटिक पूछा होगा, जहाँ इकोनॉमी पूछा होगा, सो जब उसके बाद वो 55 क्वेश्चन का गेम रहेगा ना, कि अगर तुमने 37 मान लिया 90 अटेम्प्ट करना है, तो पहले 55 क्वेश्चन जो बच रहे हैं वो अटेम्प्ट करने में जब तुम कैलकुलेटिव गेसिंग यही करोगे ना, कैन, वॉज, जैसे जो भी तुम्हें लग रहा है तुम मार रहे हो, बट वो रॉन्ग राइट होगा, तो फिर वो झेलने की काबिलियत भी रहा कि भाई 30 मतलब 50 कर रहा हूँ, 20 ही राइट हुआ तो क्या हुआ, फिर भी अपना 37 था, 20 कितना हो गया, 37 और 20 कितना हो गया? सर कितना 37 कम राइट और 20 रॉन्ग, नहीं 37 प्लस 20, जैसे इतना ही पूछा, 57. 57। तो अब मुझे बताओ, आपका 57 राइट हो गया तो भी काम हो गया ना, 57 टू सा कितना होता है, 114, 114 114। और अगर आप 90 अटेम्प्ट किए तो जरूरी नहीं मैं 90 किसी ने 86 अटेम्प्ट किया होगा, तो अगर किसी ने 86 अटेम्प्ट किया है तो अगर वो माइनस कर लेगा तो कहीं ना कहीं 95 94 तक निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पहला राउंड क्या करो, पहला तो ढंग का पढ़ा, पहले तो पढ़ाई पे पूरी फोकस करो कि अपना पढ़ाई हो जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक एकदम तगड़ा, एकदम तगड़ा। फिर लोग क्या करेंगे, अभी यही चीज अगर मैं बोलूं कि भाई मैं तुम्हें टेक्निक में ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो मैं ये भी बता रहा हूँ मैं इस पे भी हूँ, बट आई एम इस पे कम विश्वास है। पहले मेहनत करो, 36 37 क्वेश्चन तक राइट करो पहले राउंड में, ठीक है। वहां से निकलेगा इकोनॉमी 10-12 क्वेश्चन, हर बार बोलता हूँ पॉलिटी इकोनॉमी से 10-12 क्वेश्चन हर साल, 10-10 क्वेश्चन राइट करो किसी भी हाल में, ठीक है। उतना भी आसान रहता है, क्वेश्चन हर साल आसान आता है, बस थोड़ा ऑप्शन अरेंजमेंट में दिक्कत दिया, बाकी तो आसान रहता है, ठीक है। पॉलिटी इकोनॉमी यही तो इसी के सारे सब निकालते हैं। हिस्ट्री इस साल बहुत जैनिज्म वगैरह क्वेश्चन, देवी चंद्रगुप्त में सब किताबें ना एकदम हिट लिस्ट है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो शायद वो अर्ली एक होता है ना कॉन्सेप्ट कि भाई लो हैंगिंग फ्रूट आपने ढंग का नहीं पढ़ा, लो हैंगिंग फ्रूट नहीं खाया, तो और आप एंशिएंट मेडिवल देखो बहुत लोग छोड़ देते हैं कि पढ़ा ही नहीं है, बट मेरा कहना है एटलीस्ट एक आध बार 2 बार पढ़ो, इजी क्वेश्चन ना छूटे। देवी चंद्रगुप्तम वाला क्वेश्चन ना वन ऑफ द इजीएस्ट है, और इस साल इन्हीं लोग का प्रीलिम्स जिसका 23 का निकला था, दोस्त हैव आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट सर्विसेज, क्योंकि वो लोग रट्टा मारने में किंग रहते हैं, उन लोग को ये आसान निकल गया, ठीक है। अब आप देखिएगा, आप ये देखिएगा 37 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो वो 55 क्वेश्चन जो बच रहे हैं उसमें से ऐसा कोई राइट हो गया, कहीं रॉन्ग हो गया, कहीं डिजिट समझ के रॉन्ग मारा तो कहीं कैन कर रॉन्ग धोखा दिया, तो कहीं ये धोखा दे रहा है, कहीं माइट लिखा था ये दिक्कत दे दिया, ठीक है, कहीं एंड आपको राइट रॉन्ग करा दिया। भाई एंड तो हमेशा रॉन्ग होता है, बट वहां राइट निकल गया। तो उसमें से 55 करोगे जब ऐसा इर्द गिर्द कैलकुलेटिव करके, अगर उसमें से 20 भी निकल रहा है, तो कह रहा 55 में से 20 क्वेश्चन नहीं राइट कर पाओगे, ऐसा गेसिंग मारोगे सोच समझ के कि भाई एंड लिखा है, अच्छा सम लिखा, कहीं सम हेल्प कर देगा, कहीं सम हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, कहीं ना कहीं कैन हेल्प करेगा, मे हेल्प करेगा, पॉसिबिलिटी हेल्प करेगा। एक भी कॉन्सेप्ट है कि भाई साइंस एंड टेक में कुछ भी एडवांसमेंट की बात कर रहा है तो हो सकता है, अगर वो बोल देगा क्या दुनिया कल को ये हो, चांद से गिरेगा पर्वत, मतलब चांद से ये होगा वो होगा, हम सैटेलाइट यहाँ भेजेंगे, तो हो सकता है, इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो जब हम, और एक कॉन्सेप्ट और भी चीज है यार, मतलब जैसे बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रॉन्ग हो जाती है कई बार, ठीक है, बहुत बार होती है, अक्सर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, ये तो मैं खुद आपको लाइव दिखाऊं ये चीज। बट आई एम सेइंग कि ये सब चीज कब करना है, जब 35-37 क्वेश्चन राइट हो जाए, उसके बाद 55 में से आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, 55 में से मैं 20 भी अगर मैं ऐसे निंजा सोच समझ के टेक्निक नहीं आर्ट कहता हूँ मैं इसको, आर्ट, अगर ये आर्ट से आपका 20-22 भी बन गया तो दैट इज वेल एंड गुड ना यार, 55 में से 20 भी बन गया तो भी बहुत है, 20 कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बट पहले फोकस पहले 37। चलिए अगला क्वेश्चन 16 पड़ेगा। चलिए बढ़िया भैया, विज्ञा बढ़िया, विज्ञा वांट टू स्पीक, यस विज्ञा रीड। Yes, sir. 16. Which of the following can be found as pollutant in the drinking water in some parts of India? First, arsenic. Second, sorbitol. Third, fluoride. Fourth, formaldehyde. Fifth, uranium. Which हाँ, can be अब found? देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि भाई कौन सा है, पानी में क्या मिल रहा है, वो भी सम पार्ट ऑफ इंडिया। अच्छा कौन से पार्ट ऑफ इंडिया, अगर कल को 2024 में पूछते कौन से पार्ट ऑफ इंडिया क्वेश्चन बन गया, मतलब कौन से पार्ट में मिलता है, तो ये क्या हो गया, ये वन लेवल अप, जैसे हम कहते हैं कि वन लेयर डीपर, कि भाई क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग सम पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन कौन से पार्ट थे वो आपका काम था सर्च करना। आर यू गेटिंग? Yes, Yes, sir. got it. वो ये को पता नहीं ये सब कहाँ पे सॉर्बिटल आर्सेनिक कहाँ घुस रहा है, ये पूरा ये रीजन है ना अपना वाला, ये पंजाब का रीजन है, ये कैमूर रेंजेस पता है,
कैमूर रेंजेस नर्मदा के ऊपर, यस सर। विंध्या के उधर है सर, नर्मदा के कैमूर तो आसपास में। सॉरी विंध्या सर, उधर हाँ विंध्या के विंध्या नॉर्थ रेंजेस के पास उसमें है, छत्तीसगढ़ साइड। विंध्या रेंजेस के पास। ये एक्चुअली पूरा कैमूर रेंज है ना, पूरा ये जमीन की मैं बात करूँ, ये कैमूर जो है पूरा वो है, ये क्या बोलते हैं, नर्मदा के ऊपर से यानी विंध्या के ऊपर का पूरा हिस्सा है, बहुत सारा दूर तक गया काफी। तो रफ आइडिया कह रहा हूँ। तो अब देखिए, अब बताइए आर्सेनिक पानी में जा सकता है? हाँ सर, यस सर। आर्सेनिक जाएगा, ये फ्लोराइड जाएगा, आर्सेनिक पानी में क्यों यूरेनियम नहीं जा जाएगा, सकता? अच्छा, सॉर्बिटॉल तो नहीं फॉर्मल्डिहाइड जाएगा, साइंस कफ सिरप स्टूडेंट में बैठा है यहाँ रहता पे, है। केमिस्ट्री यूरेनियम वाला? हाँ सर, कोई केमिस्ट्री वाला फॉर्मल्डिहाइड बैठा है प्रिजर्व के केमिस्ट्री लिए के यूज टॉपिक करते हैं ऊपर? सर, प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं यस। फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड तो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, JEE नीट वालों बहुत रगड़ा इसको, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड याद है फॉर्मल्डिहाइड का? हाँ सर, तो HCl फॉर्मल्डिहाइड तो अब तो पता, फॉर्मल्डिहाइड और हाँ HC डबल बॉन्ड H ना, HCl COH, हाँ HCOH। हाँ, अब आपको ये जो पता होना चाहिए, जो फॉर्मल्डिहाइड है ये किसी के साथ मिलता है, बेकेलाइट बनाता है, वो कौन है? यस एनीबडी? पूछा है, मैं कुछ ऐसा फालतू नहीं पूछ रहा हूँ, कहीं ना कहीं पूछा है। बेकेलाइट बनता है, बेकेलाइट इज यूज फॉर रबड़, जैसे आपके कुकर में हैंडल होते हैं वो रबड़ के लिए बनता है। तो बेकेलाइट बनता है फॉर्मल्डिहाइड और क्या मिलके? चालाक इंसान सर्च कर लो। फिनॉल। क्या फिनॉल ना? फिनॉल, यस सर। तो याद रखना बेकेलाइट पूछा हुआ है, इवन ये वाला बुलेट प्रूफ जैकेट में भी यूज करते हैं बेकेलाइट को बनाने बनाने। ये तो ये याद भी रखना, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है। तो फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल मिलके ये क्या बनाते हैं? ये तो अपना ये बनाता है। और सॉर्बिटॉल कहाँ यूज होता है अगर याद है किसी को? एनीबॉडी? सॉर्बिटॉल। तो मैं आपको चीज बताऊं, ये सब चीज का ना यूपीएससी क्या पूछेगा मैं बताता हूँ। देखो, अगर आपको वन लेयर डीपर जानना है तो ये इसी क्वेश्चन से मैं आपको सिखाता हूँ कि देखिए, सम पार्ट ऑफ इंडिया, तो आपका ये ड्यूटी बनता है कि आज के टाइम पे कहाँ का पानी की कंडीशन खराब है, मतलब कहाँ खराब, जैसे पंजाब में दिक्कत है या कहीं और दिक्कत है, किस रीजन में है, थोड़ा सा रफ आइडिया। एक गूगल सर्च करो, इसको बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ सर्च करके पढ़ो, तो ऐसे सर्च करके पढ़ना है। गूगल सर्च किया तो अगर देखा कौन से पार्ट में है, सम पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया आपने। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा बताइए? सॉर्बिटॉल का यूज क्या है? अगला क्वेश्चन सॉर्बिटॉल, कल को पूछ लिया कि सॉर्बिटॉल या फॉर्मल्डिहाइड पे यूज पूछ लिया कि फॉर्मल्डिहाइड इज यूज फॉर फॉर्मल्डिहाइड विथ फिनॉल इज यूज फॉर मेकिंग बेकेलाइट, एंड बेकेलाइट इज यूज फॉर वेरियस यूटेंसिल्स, ये सब में यूज होता है, ठीक है। सॉर्बिटॉल बताइए क्या है? डिटॉल जैसा तो नहीं लग रहा किसी को? कफ सिरप में होता है ना सर, यहाँ तक मुझे याद। ट्रीट्स ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, Softens तो the याद stool. रखना एक 3-4 चीज। क्या कह रहा हूँ सर इसके यूजेस हैं सर। इट ट्रीट्स ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन सर। ओके, ये बेसिकली एक मतलब ये रहता है, जैसे ग्लूकोज से ही बनता है, जैसे फ्रुक्टोज से बनता है, तो ये मतलब यूज किया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ये फॉर्मल्डिहाइड बेकेलाइट बनता है, सॉर्बिटॉल हो गया, इसी से कॉन्सेंट्रेट है डिटॉल का। डिटॉल किससे बनता है? नहीं याद होगा, कोई बात नहीं, पर डिटॉल का यूज तो पता है ना, एंटीसेप्टिक का ये सब बनने में काम देता, तो यस। अब ये 2 और 4 तो डेफिनेटली नहीं है, मैं 2, 4 दोनों को काटूंगा, और मेरे पास ऑप्शन है 1, 3, 5। बस मेरे को डाउट है कि मेरे को 1, 3 पर डेफिनेटली भरोसा है, बट मेरे को यूरेनियम पानी में मिलेगा? यस, मिलता है, ठीक है, ये याद कर लो। इंडिया यूरेनियम की एक्सपोर्ट, मतलब यूरेनियम इंडिया में कम है कि थोरियम कम है? यूरेनियम कम है। यूरेनियम का है। इंडिया में यूरेनियम की कमी है, इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है, कोई दे नहीं रहा यूरेनियम, ठीक है। सिलिकॉन वेफर इज ऐसा। एक चीज मैं बताता हूँ आपको, क्वेश्चन कई बार पूछा, अगर आप पीवाईक्यू करोगे, जनरली वी आर प्लानिंग आफ्टर ऑल दिस कंप्लीटेशन ऑफ सेशन आफ्टर 30 अप्रैल, 1 मई के आसपास, तो वी आर स्टार्टिंग की हम लोग लाइव पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, और क्या सोच के हम मार रहे हैं उसको, तो वो डिस्कशन आएगी। और इसी में मैं आपको एक चीज बता रहा था कि
इससे रिगार्डिंग क्या कह रहा था मैं, यूरेनियम का हो गया, हाँ यूरेनियम। अभी कंट्रेक्ट है, इंडिया किस चीज में कंस्ट्रेंट है बताइए, कंस्ट्रेंट किस चीज में है इंडिया की कंस्ट्रेंटिटी? जैसे दाल इंडिया के पास बहुत है क्या? इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ पल्सेस बट ऑल्सो इम्पोर्टर टू, नहीं सॉरी, प्रोडक्शन पल्सेस की खुद ज्यादा करती है सबसे ज्यादा वर्ल्ड में, और सबसे ज्यादा इम्पोर्ट पल्स खुद करती है, ठीक है। तो सोचो हम दाल कितना खा रहे हैं, तो एग्जाम में क्या पूछेगा कि इंडिया, पूछा एक्चुअली 2018 में पूछा है कि इंडिया बहुत बड़ी पल्सेस में एक्सपोर्टर है, बहुत पल्स है इंडिया के पास, तो गलत है भाई, हम एक्सपोर्टर नहीं है, हम खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद ही खा रहे हो, फिर भी मंगा रहे हैं। अच्छा एक और चीज, तो ये क्या, इससे क्या चीज सके, एक डायमेंशन, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। इंडिया के पास जो कमी है, फिर भी यूपीएससी उसको पूछ रहा है कि भाई मतलब एज ए एडमिनिस्ट्रेटर तो बन जाओगे तो आप अपने जिले में ये सोचोगे ना कि दाल और बढ़िया हुए, क्योंकि इंडिया के एक्सपोर्ट में कमी है दाल की, ठीक है। चलो बताओ, एक और कॉन्सेप्ट है, कोयला वाला सुना आपने, इंडिया के पास कोयले की कमी है। नहीं भाई, कोयला बहुत है देश के पास, फिर भी हम क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि अपना कोयले में क्या कमी है? यस क्या कमी है? कैलोरीफिक वैल्यू कम है कोयले की, मतलब अपना कोयला जब जल के बनता है ना, तो उस अपना कोयला जब जल के निकलता है तो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं करता जितनी एनर्जी चाहिए। तो वी नीड अ हाई ग्रेडियंट ऑफ कोल विच, जिसको हम बता, सबसे ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी किससे पैदा करते हैं? यस बताइए। सिर्फ थर्मल पावर प्लांट से। शाबाश, थर्मल पावर प्लांट से करते हैं। और जब थर्मल पावर प्लांट से करते हो तो वो क्या है थर्मल पावर प्लांट? फिर वो कोयले, मतलब कोल यूज करेंगे हम उसको जनरेट करने के लिए थर्मल प्लांट्स में। तो आपको ये समझ में आ गया, फिर उससे जब यूज करते हैं कोयले से ही बन रहा है ना, कोयले से ही बन रहा है ना, यस कोयले से ही बन रहा है ना। जो कोयले से बन रहा है, तो इंडिया उसकी एक्सपोर्टर नहीं है भाई, इम्पोर्ट कर रही है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा डिपेंड कोयले पे। चलिए दो कॉन्सेप्ट समझे, एक पल्सेस का सीन है कि उसमें भी हम कम है, तो भी यूपीएससी के एग्जामिनर बोलता है कि हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। कोयले का पूछेगा तो बोलेगा इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन, पूछा है 2019 का क्वेश्चन, इतना भाई यार। अब एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको इसी से, इससे वाला कि यूरेनियम थोरियम का। तो यूपीएससी क्या करता है, बोलता है कि क्या हम यूरेनियम के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, क्या है हम? इज इंडिया सेल्फ सफिशिएंट फॉर, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट यूरेनियम की? नहीं इंडिया में क्या है, यूरेनियम है कि थोरियम है? थोरियम ज्यादा है मोनोजाइट से, यूरेनियम है और कि हम थोरियम लोग है? यूरेनियम है। इंपोर्ट करते हैं। शाबाश, मोनजाइट से, वेरी गुड अपूर्वा। मोनजाइट से आपको एक और क्वेश्चन समझ में आता है कि पता, मोनजाइट का जो आपको पता है कोस्टल सैंड ऑफ इंडिया, जैसे कोस्टल सैंड होते हैं, ये मेंस में 2018 में पूछा है, इवन 2009 में एक बार मेंस, 2009 में 8 में या प्रीलिम्स में पूछा था मोनजाइट के ऊपर, 2022 में पूछा था। तो आपको एक बात जाननी चाहिए, मिनरल्स होता है, रेयर अर्थ मिनरल एक कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या करते हो, ये जो टॉपिक है ना, आप स्कैटर्ड वे में आपका ढंग से ये सब आप छोड़ देते हो कि रेयर अर्थ मेटल क्या होता है। तो ये सब जब टॉपिक आप करोगे ज्योग्राफी के सेशंस में बैठ के, तो यू विल सी कि जो स्कैटर्ड मैटर, जैसे रेयर अर्थ मैटर है, तो कोस्टल सैंड से मोनजाइट निकल। अब मेरा क्वेश्चन देखिए, क्या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टेक पार्ट इन सेलिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ मोनजाइट? इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टेक पार्ट इन एक्सपोर्ट ऑफ मोनजाइट? एटॉमिक्स पूरा शाबाश, क्योंकि इसमें यूरेनियम थोरियम का कॉन्सेप्ट है, थोरियम से निकलेगा मोनजाइट, मतलब मोनजाइट से निकलता है थोरियम। जब थोरियम निकल रहा है वहां पे, मोनजाइट से निकलता है ना थोरियम। हाँ सर, उसको एनरिच करते हैं। हाँ सर निकल रहा है। हाँ वो वाला ना, जैसे बॉक्साइट से निकलता है कल्को एल्यूमिनियम, वो वाला कॉन्सेप्ट, वो उसका क्या है, क्या है जिससे निकल रहा है बॉक्साइट, उसका क्या लगता है एल्यूमिनियम का? बॉक्साइट एल्यूमिनियम क्या है, वो है ना एलॉय, क्या बोलते हैं एलॉय? सर ओर कहते हैं, बॉक्साइट ओर है एल्यूमिनियम का। चलो मोनजाइट का क्लियर हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट पूछता हूँ, सिलिकॉन वेफर का बताइए। सिलिकॉन, तो याद रखना कि जो सिलिकॉन है, हम मतलब एक्चुअली चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट है अपने पास, हम लोग आजकल बहुत ज्यादा चार्जिंग वर्जिंग में घुसेंगे। तो चार्जिंग वर्जिंग के रिगार्डिंग जो अपना क्वेश्चन रहेगा, चार्जिंग हम कर रहे हैं, मतलब ये ईवी स्टेशन हो गया या पोर्टेबल, मतलब जो भी पोर्टेबल
हाँ, तो ये इसमें सिलिकॉन का बहुत काम है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर जिसमें बोल रहा है, सेमीकंडक्टर का इंडिया पे बहुत बड़ा लोड है। तो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, मतलब ये सब जो चीजें बनाने के लिए अपने को चाहिए सिलिकॉन। तो सिलिकॉन इज इंडिया सेल्फ सफिशिएंट सिलिकॉन? हाँ सर, नो सिलिकॉन के लिए तो है नो, सिलिकॉन में नहीं है। सिलिकॉन अपने पास, आपको सेमीकंडक्टर सिलिकॉन वेफर्स वगैरह मंगा रहे हैं जो पूरा बनती है, ये चाइना सर। कैसे मंगा रहे हैं? हाँ, चाइना के साथ बहुत है सिलिकॉन। तो हम चाइना लाइक सिलिका है सर हमारे पास। सिलिका तो मिट्टी होती है, पर वो नहीं है सर, मतलब हमारे इसमें चिप्स नहीं बन सकती है बेसिकली सर। हाँ, तो ये चीज समझे कि कुछ कुछ कंस्टेंट है, इंडिया के पास मशीन दिक्कतें हैं। होगी। तो आप अब ये क्यों पूछते हैं एग्जामिनर, पता है? क्योंकि आप ये जिस दिन देखो, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, जिस दिन आप ये चीज पकड़ गए ना कि एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता ही क्यों है, तब आपको अगला क्वेश्चन खुद ही समझ में आएगा कि एग्जामिनर अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा। और जिस दिन आप ये ट्रेन पकड़ गए, ये ट्रेन में चढ़ गए, पकड़ गए ना ये कॉन्सेप्ट, तो आप समझो सबसे आगे हो। क्योंकि लोग एग्जामिनर को ही नहीं पकड़ पा रहे कि वो पूछ क्यों रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बताइए, हम एक पुराना कॉन्सेप्ट, आज हम जनरली डिस्कशन ही कर रहे हैं, ठीक है? कल से एक नॉर्मल सुबह 10 सेशन 10 बजे चालू होगा, ठीक है? थोड़ा एक दिन का डेप आ गया तो फिर उसको मैनेज कर दूंगा बस। अब बताइए, मुझे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है क्यों? क्योंकि वो एग्जामिनर ना हमारे देश शुरू से वो उसी चक्कर में पड़े था। अगर आप देखोगे, जैसे ये कंस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट था, तो एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे तो आप अपने जिले में ये सब तो काम करोगे ना, और अपने ही जिले में नहीं कर, तुम सारे एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ी रह रहे हो। कोई तो फाइनेंस सेक्रेटरी बनेगा, कोई गवर्नर के मतलब सेक्रेटरी बनेगा, कोई होम सेक्रेटरी में घुसेगा, होम सेक्रेटरी बनेगा, मतलब समझ रहे हो? तो पीएमओ ऑफिस में बैठेगा। तो आप सबको देश की दिक्कत के बारे में पता होना चाहिए कि आने वाले समय में जो देश की दिक्कत है तुम्हें ठीक करोगे ना। जो कोई बैठा होगा, जब कोई 95 में या 2003 में कोई सेलेक्ट हुआ होगा लड़का, आज अगर वो अच्छी मिनिस्ट्री या अच्छे डिपार्टमेंट में कुछ हेड कर रहा है, तो उसको पता है कि जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे कोयले की दिक्कत थी हमारे देश में। आर यू गेटिंग? तो जो दिक्कत है वहां पे आप फोकस रहना चाहिए। दिक्कत से याद है डिस्प्यूट वाला कॉन्सेप्ट। जितने भी लड़ाई चल रही है दुनिया में, देखते रहो, नगोर्नो काराबाख, आज की कोई दिक्कत ये नहीं था कि पिछले साल ही नगोर्नो काराबाख का डिस्प्यूट। किसके बीच का नगोर्नो काराबाख? अजरबैजान और आर्मेनिया। और अजरबैजान में अगला सीओपी होने वाला है। और 29 कहाँ हो रहा है? 27 हुआ, 28 हुआ, बाकू अजरबैजान। हाँ, तो ये चीज याद में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्यूट, यूपीएससी लव डिस्प्यूट। मतलब जहां जहां डिस्प्यूट चल रहा है दुनिया में, वो आइलैंड, जैसे सिंकाकू आइलैंड, इवन मैंने ये पोस्ट ऑलमोस्ट कई बार डाले, 3-4 बार 5 बार डाला है वो। तो सिंकाकू आइलैंड देखोगे आप, जो उन्हें पूरी लाइन किसके बीच का डिस्प्यूट है? पूरी आइलैंड क्यूरेल है सर अपने रशिया और जापान। रशिया। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। तो ऐसे ऐसे डिस्प्यूट को नगोर्नो काराबाख हो गया, या पैलेस्टाइन का, देखो पैलेस्टाइन का इश्यू चल रहा है, तो वो वहां पे देखना। तो आई वांट टू से यू पीपल कि जो डिस्प्यूट है ना, ये मतलब फेमस है। तो आप अब एडमिनिस्ट्रेटर हो तो सबसे ज्यादा आपको क्या पता होना चाहिए? आप क्लर्क थोड़ी हो कि फॉर्म, बैंक का फॉर्म, हाँ बोलिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो दीजिए, आधार कार्ड पैन कार्ड दीजिए। तो यू नीड एनालिटिकल इंटरनेशनल अफेयर में क्या कहाँ अटैक हो रहा है, कहाँ ये हो रहा है, ठीक है? तो ये सब एग्जामिनर की डिमांड है। मैं आपको सबसे बेस्ट बताता हूँ कि जब मैंने ये क्लिक किया कि यूपीएससी बार बार, मतलब मैं देख रहा हूँ ना, ऑलमोस्ट 10 ईयर में एटलीस्ट 6 बार पूछा है। लिमिटेड गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है 5 बार, और एटलीस्ट 6 बार 5 बार तो ये पूछा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव, ठीक है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू किसको है? लोकसभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। पार्लियामेंट, लोकसभा, प्रिसाइजली लोकसभा। बट अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद पूछ लिया एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू होम, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू होम, पार्लियामेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि एग्जीक्यूटिव पूरे पार्लियामेंट का होता है, क्योंकि वो लोकसभा से भी बन सकता है, राज्यसभा से बन सकता है। बट अगर पार्लियामेंट की बात, जब आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हो, तो वो लोग मोर प्रिसाइजली सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को मतलब रिस्पॉन्सिबल है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों यूपीएससी पूछ रहा है? क्यों? क्योंकि जब मतलब 1928 में, इवन जब हम 1961 जब रिप्रेजेंटेशन शुरू हुआ था धीरे धीरे आपका, 1862, तो धीरे धीरे आपका रिप्रेजेंटेशन आपके लोगों का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होने लगा था। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हो तो आप देखोगे, जैसे रासबिहारी घोष है, दादा भाई नौरोजी है, तो ये सब लोग जब धीरे धीरे घुसने लगे, तो बाद में जब हम अपनी सरकार, तो अपने लोग जब बनाए, तो ये दिक्कत सबसे ज्यादा थी कि कभी भी ये लोग ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबल नहीं रखते थे। चाहे इंडियन 1919 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कभी रिस्पॉन्सिबल होते ही नहीं थे पार्लियामेंट को, लेजिस्लेचर को। तो ये जब हम सोचे कि हम अपना बनाए, कांग्रेस हमेशा ये कहती थी कि गांधी कहते थे भाई तुम्हारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब तुम्हारा काउंसिल जो है रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो दैट्स व्हाई जब हम अपना पार्लियामेंट बनाएंगे तो सबसे ज्यादा हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे किस चीज का, कि हमारा एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल हो कि ना हो, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव हमारा रिस्पॉन्सिबल हो। तो जब 2022 में 23 में मतलब 23 में तो लिमिटेड पूछा था, बट मतलब 22 का हो गया या 19 का हो गया, तो यूपीएससी अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर को पूछ रही है तो वो चीज पूछ रही है कि वो टैपिंग पॉइंट है कि हमारा एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है। ठीक है, जब इतनी मुश्किल से चीज को बना तो यूपीएससी पूछ रही है बार बार। इवन आप अगर देखोगे यही कंटेक्स्ट में एक और चीज है लिमिटेड गवर्नमेंट का, कि हमारे गवर्नमेंट को लिमिटेड गवर्नमेंट बोला है, हमारे पार्लियामेंट को लिमिटेड बोला है, क्योंकि क्या है, चिकन बैलेंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चिकन बैलेंस का कॉन्सेप्ट, इसी पे लड़ाई चल रही है 40 सेकंड। अच्छा बताइए किस एक्ट से आया है ये बताइए, प्रेसिडेंट को बाइंडिंग किया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन किस एक्ट से? सर 44th अमेंडमेंट से आया है 19 मतलब उसको 42nd में आ गया था उसमें तो सर 42nd में कर दिया था और 44th में ये किया। हाँ सर, और 44th में ये कर दिया था कि रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, पर वापस से भेज दिया तो फिर बाइंडिंग हो जाएगा। 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या है? 24th तो देखना पड़ेगा सर। 24 भी बहुत फेमस है, इसी से रिलेटेड वर्डिंग है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसको असेंट देना पड़ेगा। पे 24 पे, और आपको पता है जैसे कि साइन को कंपलसरी कर देगी, भाई तुझे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो तू तेरे पास आएगा तो तू साइन करेगा ही करेगा। ठीक है, ये 24 अभी लिस्ट में सर 24th है affirmed the power of parliament to amend any part of constitution including fundamental rights। मतलब फंडामेंटल राइट को भी चेंज कर सकते हैं, ये बोला था 24th में। मेड इट कंपलसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी सीएबी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में उसको करना ही पड़ेगा। ओके सर, यस सर। यस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन कोई से भी हाउस। अच्छा ये बताइए क्या उस पे हाँ, अच्छा मुझे बताइए, हाँ कोई भी हाउस, बस ये भी पहले ही जवाब दे रहा है। और इसके बाद कुछ और पूछना था यार, इसके जॉइंट सीटिंग बैठ सकती है? नहीं बैठ सकती। यस, जॉइंट सीटिंग और जॉइंट सेशन में क्या डिफरेंस है? यस यस, जॉइंट सीटिंग जॉइंट सेशन होता है जब तो स्पीच देता है बेसिकली प्रेसिडेंट, और सिटिंग जो रहती है वो रहती है इस केस में जब व्हेन देयर इज अ डेडलॉक, और वो सिर्फ दो ऑर्डिनरी या फाइनेंशियल बिल में भी रहता है ना। इट इज आल्सो इन द केस ऑफ फाइनेंशियल बिल्स बट नॉट इन द केस ऑफ मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बस चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, 17 पे आ जाए फटाफट। एक डिस्कशन, नॉर्मल फॉर्मल डिस्कशन है जहाँ पे आप लोग को सिर्फ ये देखना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं ताकि आपका अप्रोच क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे आप मुझसे क्वालिटी जैसा, मतलब रात में हाँ है ना 8:30 पे, ये इसलिए हम जल्दी कर देंगे 10-15 मिनट 20 मिनट। एक्चुअली मैं एक चीज बोलना था कि इन्वायरमेंट के लिए याद रखो प्लीज, आपका एनालिटिकल स्किल खुलेगा, ये अलग है, अलग सब्जेक्ट है, या अप्रोच अलग है। ये इकोनॉमी भी आपका एनालिटिकल स्किल खोल रहा होगा। ठीक है, वहां पे जब हम पूछते होंगे कि ये बढ़ेगा क्या होगा, ये क्या है वो क्या है, तब आपको खटखट दिमाग में बजना चाहिए कि हाँ रे अच्छा ये चाह रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। ठीक है, ग्रांट कल ही पूछा था, ग्रांट के बारे में अगर याद होगा तो, मैं भी आया था बीच में। ग्रांट क्या है सर? ग्रांट क्या बताइए? रेवेन्यू रिसीट से कैपिटल रेवेन्यू है सर रेवेन्यू है, पर कुछ ग्रांट्स जो होती हैं वो उसके लिए, हाँ सर है तो रेवेन्यू। और कल जो पढ़ रहे थे दैट वाज अबाउट क्यों रेवेन्यू है, कैपिटल के लिए। क्यों रेवेन्यू है? रेवेन्यू इसलिए क्योंकि ग्रांट इंसान कम ही देता है ना यार। मैं अगर उसी इंसान को पैसा दूंगा कि जो मुझे देगा नहीं, सपोज मुझे पता है कि आपको पता है हमने क्रेडिट फैसिलिटी दिया कुछ इसको जिस लड़का को,
ठीक है, हमने कुछ ग्रांट भी दिया था स्टार्टिंग में, इवन हम अफगानिस्तान को भी कुछ ग्रांट दिए थे, मॉरिशस को बीच में दिए थे, ठीक है। तो हम अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी, अभी हमारी टर्नओवर कितना है, मतलब जीडीपी कितनी है हमारी टोटल, मतलब 4 पॉइंट कितना है, 4.2 4.2 ट्रिलियन होगा, सोचिए। तो ट्रिलियन। अगर आप उतना पहुंचा चुके, हाँ, तो अगर आप उतना आपके पास इतना पैसा है तो आप यार 100, 200, 500 करोड़ तो ऐसे ही दे सकते हो। तो जो हम दान में देते वो ग्रांट होता है, इसलिए तो अगर दानी अगर किसी को दे देंगे तो वो थोड़ी बिजनेस करने लगेगा, उससे खाएगा पिएगा, ठीक है। तो बहुत छोटा होता है, बहुत कम अमाउंट दिया जाता है। चलिए आ जाओ क्वेश्चन पढ़ो, फिर 4-5 क्वेश्चन करते हैं, विल वाइंड अप बाय 10 विद इन 15 मिनट्स। उसके बाद कल 10 से 1 का सेशन चलेगा एकदम नॉर्मल। तो कल का टॉपिक आपको बता ही दिया, क्लाइमेट चेंज कर लेंगे, ओजोन कल खत्म कर देंगे, ठीक है। पॉल्यूशन, एक्चुअली पॉल्यूशन पे थोड़ा फोकस करो कि कौन से हैं, कौन से पानी में हैं, कौन सा क्या है, ठीक है, कौन से पॉल्यूशन से क्या बीमारी होती है। अगर यूरेनियम पानी में घुस गया, अगर ये वाला क्वेश्चन ही हुआ जो अभी मैं कह रहा था, कौन सा यूरेनियम वाला ना, ये कि यूरेनियम सम पार्ट ऑफ में चला गया, तो कल को क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ये यूरेनियम पानी में घुस गया है, पानी में चला गया, आर्सेनिक चला गया, तो इनसे क्या क्या बीमारी हो रही है, वहां के लोगों को दिक्कत क्या हो रही है, कौन से लोगों को दिक्कत हो रही है, कहाँ घुसा है। तो आप 1 लेयर ऊपर जाओ, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, 10 साल का पेपर उसके आंखों के सामने होगा, वो अगला क्वेश्चन बनाएगा और वो कुछ इसी में से 50-60 क्वेश्चन इसमें बना देगा और 30-40 क्वेश्चन वो करंट अफेयर की कुछ पढ़ के दिमाग में, क्योंकि डेली न्यूज पेपर पढ़ता है, तो पता चला तो मैं डाल दूं उसको, ठीक है। बस ऐसा क्वेश्चन बना के फटाफट 2 घंटे में गाड़ी से चला जाएगा। तो बट एग्जामिनर के हाथ में क्या चीज रहेगी, पीवाईक्यू ही रहेगा ना, तो आप पीवाईक्यू को 1 लेयर डीपर लेके जाओ, ठीक है। चलिए ये ऐसा अगला पढ़िए आपको, और किसी से पढ़ा लें, सिद्धांत हो, यस सर। अदरवाइज क्या होगा, 1 साइडेड मैच हो जाएगा। सिद्धांत हाँ पढ़िए आ जाइए, 17 क्वेश्चन नंबर। और एक चीज याद रखना कि कभी भी ये सब्जेक्ट पॉलिटी जैसा नहीं है कि मैं आपको रटा दूंगा, एकदम टिप पे ला दूंगा। यहाँ पे आपको हसल करना पड़ेगा, हसल एंड टसल से ही जीतोगे, क्योंकि खुद का एनालिटिकल खुलेगा सर बुद्धि। ऐसे सर प्रीवियस अच्छा, ईयर मैं से सारा सर बहुत हेल्प मिल रही है सर, ऐसे अगर सॉल्व करते हैं then it will be very helpful sir. यस दैट्स वाई 2 चीज प्लान किया हूँ। हालांकि कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि मैं तुम लोग ऐसा बोल दूं कि नहीं यू हैव पे फॉर दिस, तो आप वो नहीं दिए। बट मेरा ऐसा देखो, ऐसा है कि अगर हम 10 बजे से बैठते हैं तो 10 से 12 एक टॉपिक आराम से खत्म हो जाएगा, नो इशू। उतना तो आपको पढ़ के ही आओगे जनरली। आप वो चैप्टर पहले पढ़ के आओ, तो मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में ले लूं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हाँ पूछ सर, लूंगा, आप क्वेश्चन बोलोगे मैं आंसर फॉर्मेट लूंगा, इज तो बेस्ट सर। उसके यस लाइव क्वेश्चनर चलेगा। उसके बाद क्या होगा कि जब हम उसमें बैठेंगे तो लास्ट के 1 आवर में या तो मैं पीटी कर लूंगा 23 और 24 का, दोनों का पीटी सेम टॉपिक। जैसे कल क्लाइमेट चेंज में, अगर आज कल क्लाइमेट चेंज होगा तो क्लाइमेट चेंज में 6 पन्ने दिए हुए हैं इसमें, और इसमें 24 में 12 पन्ने 8 पन्ने, तो मैं उन सब पन्नों में जो क्रक्स होगा वो हम लोग पढ़ लेंगे कि भाई ये क्या बोलता है। हालांकि वो चीजें रिपीट ही होंगी कि वहां पे अगर क्योटो बात करें, यहाँ भी क्योटो की बात करें, यहाँ किगाली की बात, वहां भी किगाली है, तो वो देख लेंगे। और देन आफ्टर व्हाट विल डू एक्स्ट्रा सेशन कि भाई उसी से रिलेटेड थोड़ा जैसे डिस्कशन ले लेंगे पीवाईक्यू वगैरह की, अगर कुछ कंटेक्स्ट में, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो जस्ट लाइक कि मैं क्वेश्चन तो वैसे भी डाल ही देता हूँ ग्रुप पे, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, अपना एक्सेप्ट ये रखो मत कि भाई यहाँ तुम रट लोगे कि मतलब ऐसा पॉलिटी जैसा सब रट ही जाएगा तुम्हें इसी बार में। ये हसल एंड टसल से जीतोगे, ठीक है। मतलब एजम्पशन कि हो सकता है, यार पीवाईक्यू रट मुझे भी नहीं जाए तो पता बहुत अच्छा लीथल होगा होगा सर कि नहीं। इसमें, तो बस मेनली पीवाईक्यू अगर रट जाए इसमें सर, एक ही उसके चीज है कि ऑप्शंस आप एंड एवरीथिंग। यस सर। पीवाईक्यू हाँ एलिमिनेट करना नहीं, रट नहीं जाओ, एटलीस्ट उसको सोच की क्षमता बढ़ जाए सोचने की कि अच्छा हो सकता है, मिल इथल हो सकता है, इससे निकल सकता है, यस। तो ये लाओ अप्रोच जो हम कह रहे हैं ना, ये 55 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, वो श्योर सर, इन्वायरमेंट के ही मिलेंगे यस आपको। सर। हाँ मैं सर। बताऊं आपको 18 क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है। 18 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन। रीजन में क्या रीजन, फॉरेस्ट का कट ऑफ यहीं से निकलता है, फॉरेस्ट के बच्चे भी यहीं से निकलते हैं। जब 18 क्वेश्चन आएगा यहाँ से, जब आप 18 क्वेश्चन, देखिए अगर आप अगले 1 हफ्ते के लिए हमारे साथ हो तो हम सेंगे आपके 28 क्वेश्चन बनेंगे। 18 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 10 क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी से आएगा। आप अगर ये 28 क्वेश्चन में से 20 भी राइट चलोगे, 40 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। तो 40 नंबर पक्के हो गए, कट ऑफ ही जा रहे हैं 75 नंबर, 40 तो यही 2 थाम रहे। और सबसे ज्यादा हसल एंड टसल यही है ना, इंडियन ज्योग्राफी को आपको ढंग से कोई किताब है ना, कोई आपके पास इन्वायरमेंट की ढंग से किताब है, ठीक है। क्योंकि इन्वायरमेंट से पढ़ तो लोगे बट उससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। तो क्वेश्चन आप एक्टिव माइंड खोल के बैठना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि आर्टिकल बता दूंगा कि ये आदत कर लोगे, यहाँ खोलो, दिमाग खुलेगा धीरे धीरे,
जो बोलेगा उसका दिमाग खुलेगा। चलिए, यस Question number 17. Question number 17. Which one of the following are the reasons or factors for exposure to benzene pollution? First, automobile exhaust, tobacco smoke, wood burning, using varnished wooden furniture, using products made of polyurethane. क्या लग रहा सारे ही होंगे। है? सारे होंगे। अब ये किसी को लग रहा है यार मुझे नहीं पता है, तो प्लीज ऐसा दिमाग मत लगाओ यार। ऐसे जब कुछ नहीं समझ में आया क्या करोगे बताओ। अब दूसरी बात ये बताइए, बेंजीन पोल्यूशन में क्या होता है? बेंजीन किससे बनता है? या CC गैस। बेंजीन क्या है? 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। बेंजीन का रिंग देखा है कभी? पेट्रोल का मेन साइंस वालों? कंपोनेंट रहता हाँ, कंबशन। है। सर जो साइंस स्ट्रीम से नहीं है वो कैसे डील करे इन क्वेश्चन से? जैसे मैं कौन से स्ट्रीम से? आप कॉमर्स वाले हो ना? इकोनॉमी में खत्म Commerce. नहीं है ना आपने? इकोनॉमी कॉमर्स खत्म नहीं है ना आपको? अब क्या इकोनॉमी हाँ फायदा मिला ना आपको? यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। जैसे इकोनॉमी, अब देखो इसीलिए लेवल प्लेइंग फील्ड है कि बस किसी के लिए सर देखो इकोनॉमी में बैकग्राउंड करके आता, उसका इकोनॉमी तगड़ा है। यहाँ बच्चे इकोनॉमी, अपुर को ही देख लो, इकोनॉमी के लिए परेशान रहता है अक्सर। इकोनॉमी नहीं समझ में आती, इकोनॉमी की हुआ है, बाकी है, टसल में रहता है। तो हर केस में है सबको। अब यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, किताब देख लो, ठीक है। अगर टाइम मिले तो केमिस्ट्री के आखिरी के 2-3 चैप्टर पढ़ लो, वो बैकलाइट ओकलाइट पॉलीमर ओलीमर वाला चैप्टर, अगर टाइम मिल रहा है। और PDF से पढ़ना पसंद हो, किताब मत खरीदना। और बायो के आखिरी के 4 चैप्टर पढ़ लो, ठीक है, अंडरस्टूड अगर इस समय दिक्कत आ रही है। हाँ, और बायोटेक्नोलॉजी में दिक्कत आ इकोनॉमी रही में है तो बस उसमें सर तो आप रटने वीडियो की देख लेना। दिक्कत है सर, मतलब रटना है मुझको और अच्छे से बस, बाकी समझ तो सब आ जाता है सर। इकोनॉमी मतलब आसानी है। इकोनॉमी रटा ही नहीं जाता यार। इकोनॉमी रट रहे हो तो गलत चल रहे हैं। एग्जैक्टली बस इकोनॉमी का थोड़ा सा, हाँ, सर वो इकोनॉमी को टर्म्स तो समझो। रटनी जस्ट पड़ेगी लाइक ना। कि अब अभी मैं जिसका देखो, फुल फॉर्म है EIF क्या है तो वो तो रटना ही पड़ेगा ना, मतलब उसका फुल फॉर्म क्या है वो रटना है सर, मतलब प्रैक्टिस कम ये है। इसको रटना थोड़ी बोलते हैं, इसको रटना बोलते हैं। अब फुल फॉर्म रटना कौन इसको बोलता है? हाँ आई सर, थिंक फुल जैसे फॉर्म ही मुझे याद कंटेक्स्ट ऑफ, नहीं देखो आते आपको, बस, और कुछ नहीं। अब जैसे उसमें आप जैसे बैंकवेट ब्यूरो ले लो, तो बैंकवेट ब्यूरो में इतने मेंबर है, ये है, बैंकवेट ब्यूरो खत्म हो चुका है, कौन आया इसके बदले? बताइए कौन है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काउंसिल ना। बैंकवेट ब्यूरो के बदले कौन आया इसमें हाँ हटा सर। के? अब कौन आया है उस पर क्वेश्चन बनेगा। देखो 2 बार क्वेश्चन पूछा बैंकवेट ब्यूरो का। रीजन क्या? वो पहले उसने पूछे कब बना था, 2019 में बन गया। अब जब इसको एबॉलिशन का टाइम है तो फिर से पूछ लिया। अंडरस्टैंडिंग? अब कौन आया? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काउंसिल। अब इस पे क्वेश्चन पूछेगा इसका कंस्टिट्यूट क्या है। और इकोनॉमी तो मनी एंड महंगी का ही बात करो तो 2 सेक्टर में तोड़ लो वो कि तो भाई ये गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट इससे पैसा लेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले रही है, जैसे कॉल मनी है, पुट मनी है, क्या है वो सब? मनी मार्केट, हाँ सर, कॉल M0 मनी M1 ना, वो M2 बैंक एक MP दिन के लिए पैसा देते और हैं कुछ। फिर हाँ हाँ दे हाँ, रही है तो रेपो तो रेट वाली उतना सा क्लैरिटी रखो। सिक्योरिटी, और वो सब अगर तो पता है। अगर जिसको दिक्कत आ रही है, सजेशन फॉर माय साइड, विवेक सिंह की 450 ले लो, 450 क्वेश्चन 3-4 दिन में लगा लो, सारा क्लैरिटी बिल्कुल धुल के निकल आएगा। और वो क्वेश्चन करते समय तो हसल टसल में रहो, रॉन्ग होगा कोई दिक्कत नहीं, सीखो। उस 450 क्वेश्चन से आप अगर हसल टसल में सीख गए तो आई एम श्योर कि आपके 7-8 क्वेश्चन इकोनॉमी के बन जाएंगे। ठीक है, उसके लिए पहले नॉलेज ले लो। जैसे अब क्या है आपके पास ऑप्शन? हसल टसल करो, वहां पे राइट करो, रॉन्ग करो, सीखो पढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। मैंने उनकी 550 की थी अगर आप लास्ट ईयर, बहुत सही है वो। इस साल 450 कर दिया उसको, कुछ 100 क्वेश्चन कम कर दिया। ठीक है, और 17 क्वेश्चन में एक चीज और है, यूजिंग प्रोडक्ट मेड ऑफ पॉलीट्रेथेन। ये पॉलीट्रेथेन 2020 में पूछा, इसी के यूज पे पूछ लिया। पॉलीट्रेथेन पॉली या तो इथेन है ना, पॉलीथीन का स्पेलिंग क्या लिखा है? सर पॉलीइथीन है सर, पॉलीथीन। चलो अब, हाँ वही POLYTHENE पॉलीथीन। पॉलीथीन। हाँ, हाँ अगर आपको याद होगा तो पॉलीथीन का यूज पे क्वेश्चन पूछा है 2000 इसमें 2022 में, मैं भेजता हूँ। अगला पढ़िए। हाँ 22 में। Okay, question number 19. Due to their extensive rice cultivation, some regions may contributing to global warming. To what possible reasons is the attributable? Number 1, the anaerobic condition associated with the rice cultivation causes the emission of methane.
Second, when nitrogen-based fertilizers are used, nitrous oxide is emitted from the cultivated soil. Which of the statement given above is correct? both क्या है बताइए? बोथ सी। शाबाश। Both होगा सर। किसी और का? जब तुम लोग का डिस्प्यूट हो जाए कि किसी पे मुद्दे पे है तो बताओ, तब तक मैं पॉलीथीन वाला ढूंढ लूं। क्या है पॉलीथीन? कोई है जिसने सॉल्व किया? In the meanwhile, should I read मैं next? दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ, जो मिल गया। यस, रीड दिस वन। Okay. With reference to polythene terephthalate, the use which is so widespread in our daily lives, consider the following statements. Its fibers can be blended with wool and cotton fibers to reinforce their properties. Second, containers made of it can be used to... Can be. Just a second. Statement Yes, खत्म है, still है. Can be. हो सकता है, क्या Possibly, क्या yes. नहीं हो सकता? Can be. Yes, possibly. ठीक है, अगला. Containers made of it can be used to store any alcoholic beverage. Again, Any, कोई भी. ठीक है, कैन तो लिखा है, बट कोई भी, मतलब कंटेनर अगर बना रहे हो, पॉलीथिलीन ही तो है यार। क्या है ये? पॉलीथिलीन है, उससे आप कंटेनर बना रहे हो। कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज रख सकते हो। चलो देखते हैं, नहीं पता, कोई नहीं, अगला। Bottles made of it can be recycled into other products. भाई बॉटल है, रिसाइकल करना क्या क्यों नहीं कर सकते? प्लास्टिक है, रिसाइकल के लिए तो इसीलिए तो इकट्ठा करते हैं आपके। जैसे आप पीते हो ये क्या बोलते हो, जैसे भी आप वो थम्सअप वगैरह पीते हो, पानी का बॉटल पीते हो, फेंकते हो, आदमी उठा के उसको रिसाइकल करता है, इसीलिए तो बॉटल है। क्यों नहीं बन जाएगा? पॉलीथीन रिसाइकल के लिए तो बना। चलिए अगला। 3 डेफिनेटली राइट है ना? कंफर्म 3 और 1। हाँ सर, सेकंड को छोड़ के। ठीक है। Fourth, articles made of it. फोर्थ ही रॉन्ग है। आर्टिकल पढ़ने दो उससे पढ़ने दो। पढ़ो। सर वो बीच में आप चुप हो गए थे ना, मुझे लगा क्या बता हो गया। Articles अरे made कोई of नहीं, it. कोई देख, इतना चलता है। बोलो। Articles made of it can be easily disposed of by incineration without causing greenhouse gas emissions. Which of the statements given above are correct? अच्छा बताइए, ये ऐसा होता था ना स्कूल में, जब हम जैसे रीडिंग के लिए टीचर उठाती थी तो हम रीड करते थे, बीच में कोई डाउट पूछ लेते, तो बहुत गुस्सा आती थी। अरे भाई तू ही पहले तो डाउट ही पूछ ले, फिर मैं। ठीक है, बट यू आर मैच्योर नाउ, यू आर नॉट एस। ठीक है। आर्टिकल मेड ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज बाय इंसिनेरेशन। ठीक है, आर्टिकल इसका डिस्पोज कर सकते हैं, लेकिन इजिली यार, इजिली क्यों करोगे? आगे पढ़ो, आगे तो और खतरनाक है। प्लास्टिक को कौन इजिली डिस्पोज कर पा रहा है भाई? यहाँ इसीलिए तो हम लोग प्लास्टिक से हम कपड़े के बैग पे आगे, सब्जी लेते समय मम्मी जाती कपड़े का बैग लेके कि भाई सब्जी आ जाए, थैली देने से मना करता है वो। ठीक है, इसीलिए तो कर रहा है, क्योंकि भाई इजिली डिस्पोज नहीं कर पा रहे आप उसे विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस। लो भाई, मतलब प्लास्टिक से ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा अगर मैं उसको खत्म करने डिस्पोज करूंगा। ठीक है, अब देखो ये सब क्वेश्चन की तैयारी नहीं होगी, ये सब इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट का अगर अप्रोच आप भी मतलब एक्सपेक्ट करो ऐसा कि मैं आपको पॉलिटी जैसा रखाऊं, हिस्ट्री आएंगे तो फिर तो एकदम तगड़ा ले जाऊंगा आपको वहां तक, अलग लेवल पे। बट इसमें आपको ये रखना है कि आपकी इलेक्ट्रल से खुद की बुद्धि खुले, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना 50-55 क्वेश्चन जो आएंगे जो आप करोगे और वो अननोन होंगे, वो यही सब एरिया से हैं। ठीक है, तो ये एरिया को चलो अगला आ जाएगी, फिर 3-4 क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए सिद्धांत, आपका ही मौका मिला आपको अभी। Okay. ग्रुप से पढ़ना है ना, ठीक है। Which one of the following are nitrogen fixing plants? Alfalfa, Amarnath chickpea, clover, purslane, or kulfa, spinach? Select the correct answer. Nitrogen fixation. Chickpea देखो ऐसे होगा, क्वेश्चन को spinach ऐसा होगा। क्वेश्चन का कुछ स्पिनिच ही तो नहीं होगा। पालक में कब से नाइट्रोजन फिक्सेशन होने लगा? पालक देखो, इसका आपको एक चीज बताओ, मेरी टीचर कहती थी कि जब नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट का जब पूछते थे ना तो हमको कुछ पता भूल जाते थे, मतलब कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता था। टीचर मतलब स्कूल की टीचर, इधर वाले कुछ नहीं बताते सब। ठीक है, आप 90 तक पढ़ लिए, इतना जल्दी 20 पे आ गए। चलिए कोई नहीं, उसको अलग लेंगे। विच फॉलोइंग इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब मुझे याद नहीं है, मैं याद कर भी नहीं सकता कौन सा करता, बट इतना पता जो दाल वाले होते थे, जिससे दाल बनती थी।
तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। यस बायो वाले। दाल मतलब जैसे पी हो गया, मटर, ठीक है। ये पल्सेस मूंग, मटकी, आपको अगर याद होगा तो जब अगर कोई एग्रीकल्चर में अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो आप देखते रहोगे कि जब भी खेती होती गांव में होती है ना, तो अगर तो गांव उसमें में जाते नोट रहोगे बुक है ना? तो अगर आपको आइडिया रहेगा कि हाँ वही कह रहा, नोट्स, वो तो नोट्स उसमें होते हैं। मैं इसमें कह रहा हूँ कि ये वाले जो खेती होती है, तो जब आप खेती करते हैं, जैसे गेहूं की खेती होगी, तगड़ी खेती, लेकिन साथ में जब गेहूं की फसल हो जाएगी तो बीच में 1-1.5 महीना गैप में लोग मूंग लगाते हैं। अगर आप अप्रैल में देखोगे एमपी में, ठीक है, एमपी में जो है कुछ लोग यूपी में, अगर अप्रैल में भी देखो फसल कटेगी, कटी है, अभी कटना चालू हो गई है। तो फसल जब कट चुकी है, अभी कट रही होगी, सीजन का टाइम है, तो अब आप देखोगे कि इस समय ना 1-1.5 महीना खेत कई लोग खाली रख देते हैं, जैसे और कई लोग जो होंगे वो मूंग लगाएंगे। रीजन मीन इससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो क्योंकि आपको फर्टिलिटी इंक्रीज करानी है ना, और क्या ऑप्शन है फर्टिलिटी इंक्रीज कराने के? मल्चिंग करा दो, ठीक है। अब बायो क्या बोलते हैं, रेसिड्यू डाल दो खेत में, मैन्योर ने डाल दो, तो इससे आपका बढ़ेगा, फर्टिलिटी इंक्रीज होगा। बट आप जब आप ये कर दोगे, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले प्लांट लगाओगे, तो अब जब पालक उलक कौन लगाता है, और पालक से होता नहीं। चिकपी पता है क्या? पी मटर, ठीक है। तो पालक काटो, 6 को काटो, देखो क्या मिल रहा है, 1 3 4, तो 3 मिल गया ना। चिकपी, पी मतलब क्या, आपको एक आइडिया, तो चिकपी 2013 में पूछा है, अगर याद होगा क्वेश्चन, चिकपी 2013 में पूछा है। वहां पे एक और पी है, क्या बोलते, पिजन पी ऐसे कुछ है, मटर मूंग मटर मटकी इन लोग का नाम है। तो याद रखना कि अल्फा भी पालक से पूछते नहीं हैं। होता। आप 3 काटो, दिस इज ओएटी, अल्फा 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 96 एक्चुअली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्चुअली 1996 या 94 में पूछा हुआ है। बट टाइम बीन क्या होता है ना, इतना पीछे आप नहीं जा सकते। जनरल साइंस में आप क्या करोगे कि 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक जनरल साइंस होता है जो बहुत पुराना 96 94 93 पूछ लेता है। बट हम हिस्ट्री पे क्यों फोकस करते हैं? 1996 तक हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कराते हैं 96 का, लेकिन इसका नहीं करते क्योंकि यहाँ आउटपुट रेशियो कम है। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा आपको जलियांवाला बाग का क्वेश्चन अगर 1996 का, तो यूपीएससी कभी भी रिपीट कर सकता है क्योंकि वो स्टैटिक है उसका। बट जनरल साइंस में ना, मतलब यूपीएससी कंटेक्स्ट को उठाने में बहुत वो रहता है। तो अगर टाइम मिले तो करो, अदरवाइज इतना जनरल साइंस पे मत ध्यान दो, वो तो हो जाता है। दूसरा साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक का आपको क्या करना है? साइंस एंड टेक के लिए टेक मतलब टेक्नोलॉजी, तो स्पेस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी करनी है, और स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी, और कौन सा है, और कौन सी टेक्नोलॉजी, आईटी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड आईटी टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, 6-7 टेक्नोलॉजी मैंने ग्रुप पे डाला ऑलरेडी। तो इस सारे टेक्नोलॉजी पे अगर 15-15 पेज का कंपाइलेशन कहीं पढ़ लोगे तो सारी टेक्नोलॉजी क्लियर हो जाएगी। इंडिया पार्ट है कि नहीं, कहाँ ऑर्गेनाइजेशन का, कहाँ नहीं है, तो हो जाएगा। और एक है करंट, वो किसी से नहीं बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये जो 21-22, ठीक है, ये रुको एक सेकंड। Sir is not there in the meet, na? No. आई एम ऑडिबल? Yes, sir. सॉरी, वो यार वाईफाई रुक जा रहा है, फिर से उसको ऑन किया, ठीक है। चलिए, तो फट से वापस आओ। 19, यस एवरीबॉडी, 19, 21, 22, 25, फिर देखो उसको। 19 बार बार देखो, पहले क्वेश्चन से फेमिलियर तो हो जाओ। 19, फिर मैं जो कंटेक्स्ट बोलूंगा आपको समझेगा। 21, 22 और क्या, 25। इससे क्या चीज सीख मिली? इससे ये सीख आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ बोल रहा है कि राइस कल्टीवेशन करते समय आपको मीथेन निकलता है। अगर ऑप्शन पढ़िए, 19 का पढ़ेगा, मैं क्या आ रही देना, कहाँ गई गीत, गीत आर यू देयर?
गीत कौर, सुखजीत कौर, एविल। जी सर। हाँ पढ़िए, 19 नंबर पढ़िए। 19 क्वेश्चन ये नंबर दिख 9 रहा है। हाँ जी due to their पढ़िए। extensive rice cultivation some regions may be contributing to global warming to what possible यस reasons is this attributable statement first the anaerobic conditions associated with rice cultivation cause the emission of methane second statement है when nitrogen based fertilizers are used nitrous oxide is emitted from the cultivated soil हाँ ठीक है। एक चीज याद रखना, कभी भी क्वेश्चन पढ़ते समय टेक्निक है जिसको हम आर्ट बोलते हैं। आर्ट हम यही है कि क्वेश्चन एक स्टेटमेंट पढ़ने का और उसको सोचने का, अच्छा क्या ये हो सकता है, तो दिमाग लगाने का। अगर आप ये टेक्निक ला दिए ना, मैं लिटरली आई एम सेइंग कि आपका कोई क्वेश्चन कभी राउंड नहीं हो सकता, क्योंकि जब अच्छा कहते हो ना दिमाग को, तो दिमाग उसको रिकॉल करता है कि होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो जो एनारोबिक कंडीशन एसोसिएटेड राइस कंडीशन कॉज एमिशन ऑफ मीथेन होता है, सोचो होता है भाई। एनारोबिक कैन कॉज बोला सबसे बड़ी बात, मतलब कि कॉज कर सकता है। और याद रखना कभी भी यही है, राइस जो है, राइस का कल्टीवेशन करते समय बहुत मीथेन निकलता है, मीथेन CH4 बहुत निकलता है। ठीक है चलिए। और तीसरा सेकंड ऑप्शन ये बोलता है कि नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर, जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है, इंडिया सब्सिडी देता है फर्टिलाइजर पे। हाँ सर भारत देता है। सब्सिडी देती है कि नहीं? हाँ देती है बताइए, अच्छा बताइए कौन से। NPK 3 पता है ना, NPK इस पे देता है। ठीक है, हम्म। और कितने किलो की एक बोनी होती है फर्टिलाइजर की? 50 किलो की। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन जो तुम दुनिया में घुस रहे हो ना, उस दुनिया में यही सब आपको देखना है कि कैसे आपके फर्टिलाइजर, कैसे वहां पे चोरी चल रही है, कहीं यहाँ चल रहा है। पीडीएस में, पीडीएस का देख लो ना, तो पॉइंट ही है कि पीडीएस का चैलेंजेस क्या है, दिक्कत क्या है। आप वो दिक्कत को दूर करने के लिए आईएएस बन रहे हो, सैलरी उठाने के लिए नहीं। दिक्कत देश देखो, इंटरनली आपको चीज पता हो, सिलेबस देखोगे ढंग से, देखो सिलेबस ढंग से। GS 1 2 3 फिर पहले देश की तरफ, देश के बारे में बताता है कि देश आपका ऐसा था, एशियन में ऐसा था, मिडिल में ऐसा था, मॉडर्न में ऐसा रहा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में ऐसा आपका देश हो गया। ज्योग्राफी आपको देश के बारे में बता रहा है कि आपका देश ऐसा ज्योग्राफी है उसकी। फिर आगे देखोगे तो पॉलिटी, आपके देश की ये पॉलिटी, ये कानून है। आगे आगे बता रहा है कि आपके देश की ये दिक्कत है, सोशल जस्टिस नहीं मिल रहा, वुमन की ये दिक्कत है। तुम खुद ही दिक्कत दे रहा है इनडायरेक्टली। यूपीएससी क्या किया, देश की दिक्कत आपके आंखों के सामने दिया, बोला इस पे अच्छे नोट्स बनाओ, अच्छे विचार बनाओ और लिखो, पेपर में आओ, फिर देश को सुधारो। यही चल रहा है। अब देखिए ना, पीडीएस बोलता है पीडीएस चैलेंजेस ढूंढो, उसका सोल्यूशन बताओ। वही तो तुम, जब तुम यहाँ बताओगे तो आईएएस बनने के बाद भी तो ये बताओगे। चलिए अब ये देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए। यस सुखजीत, क्वेश्चन नंबर 21। among the following crops which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide A cotton B rice समझ गए? C sugarcane D wheat यस अगेन यू कैन इजिली डू कि भाई राइस ही पहले लिखा है, अभी पिछला ही क्वेश्चन करके आए, उसमें राइस लिखा था 2010 में। डायरेक्टली सोचो 2010 का क्वेश्चन इंस्पायर हो गया 22 से। अब फिर देखिए 2008 का क्वेश्चन नीचे वाला पढ़िए। यस पढ़िए। consider the following statement 1 है rice fields coal mining domestic animals wetlands which of the above are the source of a methane a major source of a greenhouse gas सबसे पहले एक आर्ट है क्वेश्चन रीड करने की। कभी भी ऐसे 1 2 3 4 दिया रहता है ना, तो पहले विच ऑफ द फॉलोइंग पढ़ने का, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा रहेगा तो आप पहले करेक्ट वाला मार के आ गए। तो कभी भी नीचे पढ़ने का, विच ऑफ द फॉलोइंग, और मतलब जो दिया कि ग्रीन हाउस गैस का सोर्स है, तो सब है ये, सबसे ग्रीन हाउस गैस निकलेगा। तो यहाँ दिख रहा है राइस फील्ड से भी गैस निकलता है। 22 में भी, 2022 में क्वेश्चन नंबर 21 में भी यही राइस फील्ड की बात कर रहा है, और 19 में भी यही राइस फील्ड की बात कर रहा है, राइस कल्टीवेशन। 19 का वन स्टेटमेंट दिख रहा है सिद्धांत, 19 का वन स्टेटमेंट, 21 का ऑप्शन बी राइस, 22 का पहला स्टेटमेंट राइस। आर यू गेटिंग? मिथेन मिथेन तो भाई वेटलैंड से निकलता ही है, कोल माइनिंग से निकलेगा। तो ये स्टेटमेंट अगेन आइए 25 पढ़िए। कौन पढ़ेगा इस बार? यस गीत, आर यू देयर? दिव्या, सचदेवा, गीत, एविल,
तुम लोग में 3 लोग से कोई बोलो। एविल, दिव्या, गीत। Consider the following statement. Agricultural soils release nitrogen oxides into environment. Second, cattle release ammonia into the environment. Third, poultry industry release reactive nitrogen compounds into the environment. Which of the following statements given above is or are true? क्वेश्चन नंबर 19 देखो फटाक से। 19 का 2 देखो भाई, नाइट्रोजन ऑक्साइड कल्टीवेशन करा रहा है भाई, नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिटेड फ्रॉम द कल्टीवेटेड सॉइल से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहा है, यस निकल रहा है। आइए देखिए, पोल्ट्री फार्म से नाइट्रोजन निकल रहा है, हाँ भाई। नाइट्रोजन कहाँ से, देखो वही तो क्वेश्चन आप देखोगे तो 2013 में भी तो यही पूछा था कि भाई नाइट्रोजन कहाँ निकलता है, कार्बन कहाँ निकलता है, यस। और देखो यहाँ पे आप फिर देखोगे तो एग्रीकल्चर सॉइल से नाइट्रोजन निकलता है, यस। कैटल गैस से निकलता है अमोनिया, यस, ठीक है। कैटल रिलीज करती है अमोनिया। कैटल लोग तो पशुपालन में, एनिमल हस्बेंड्री में यही सब तो अमोनिया, यही सब तो निकलते हैं उनके यूरिन से, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 जैसे तो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देख लो, यस। ये विल रीड करो 6th वाला जो उसके आगे बायोलॉजी। कौन सा वाला? किसी और को दिख रहा है 6th वाला क्वेश्चन? उसके अगला ही देखिए ना, 6th पीछे नहीं है ये, इन केस ऑफ विच अगला ही पोस्ट है। इन केस ऑफ विच ऑफ द बायोलॉजी, ये वाला, ये रीड करिए, यस ये वाला। अभी जो पिन क्या रीड करिए, गीत, दिव्या, अविल, आर यू देयर? अपुर आप पढ़ो। In the case of which of the following biogeochemical cycles, the weathering of rocks is the main source of the release of nutrients to enter the cycle? Carbon cycle, nitrogen cycle, phosphorus cycle, sulfur cycle. Weathering of rock main source है तो वो है phosphorus। हाँ। ये चीज याद रखना कभी भी कि जो सल्फर है ये दो साइकिल है, गैसियस साइकिल है, दोनों कौन सा ही साइकिल है? एक गैसियस है और एक सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल, हाँ सर। दूसरा कौन सा साइकिल है? यानी सेडिमेंट्री है ना सिद्धांत? हम कहेगा मेरा यस सर। साइंस समझ रहे हैं, कोई और साइंस वाला सेडिमेंट्री हाँ है दो ना ही, एक तो, हाँ जी। एक साइकिल। तो गैसियस साइकिल है तो उसमें आपको पता है उसमें वाटर, उसमें जैसे वाटर पेपर आता है, वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट है, उसमें फिर ऑक्सीजन साइकिल है, उसमें कार्बन साइकिल आता है, फिर उसमें नाइट्रोजन साइकिल है, तो उसमें 4 साइकिल आते हैं। और जो सेडिमेंट्री है उसमें फॉस्फोरस आता है और सल्फर आता है। तो इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो फॉस्फोरस है इससे जो मिट्टी उठती ये होती है ना, क्या बोलते हैं हम, क्या कहते हैं, रॉक। तो रॉक को तोड़ के उसमें से जो मतलब उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकलता है ना, वो होता है मतलब फॉस्फोरस साइकिल का प्रोसेस। और सल्फर साइकिल भी हालांकि सेडिमेंट्री है, सेडिमेंट्री मतलब ये मतलब धीरे धीरे प्रोसेस, जैसे टूट के वेदरिंग ऑफ रॉक वाला कॉन्सेप्ट है। और उसमें आ जाते हो तो जब सॉइल है तो सॉइल में भी सल्फर साइकिल क्रिएट होता है। तो ये पूरा ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि हम मरते हैं, हम पैदा होते हैं धरती पे, फिर हम मरते हैं, फिर हमारी जो अस्थियों से मतलब राखों से, फिर उससे मतलब धरती में मतलब वो जनता क्या रेसिड्यू से वो फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। फिर जैसे वही ना कि फिर उसके बाद उससे मतलब फल पौधे न्यूट्रिएंट मिलेगा उसको, पेड़ उससे फल पौधे निकालेगा, फिर वाटर वेपर निकलेगा, पानी मॉइस्चर जाएगा, फिर वापस आएगा, तो वो सर्कल है पूरा। तो वेदरिंग ऑफ, अब इससे आपको क्या सीख मिली कि अगर ऑप्शन बी पढ़ो नाइट्रोजन साइकिल, और इसी से नाइट्रोजन फिक्सेशन, न्यूट्रिएंट रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट एक कॉन्सेप्ट है ना, न्यूट्रिएंट साइकिल हम बोलते हैं उसको। और इसी से जस्ट पीछे थोड़ा सा पीछे ले लो, यस पीछे ले लो, बैक करो फटफट, 20 नंबर पे आ जाओ, 20 अल्फा नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट। यहाँ प्लांट पूछ लिया अगले साल, आर यू गेटिंग? पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन पूछ रहा, साइकिल न्यूट्रिएंट रिलीज न्यूट्रिएंट पूछ रहा था, अब उसमें साइकिल ही पूछ रहा है कि कौन कौन होते हैं जो बनाते हैं, प्लांट का नाम पूछ लिया। ठीक है, देख रहे हो वन लेयर डीपर। अपन उस दिन कुछ और कॉन्सेप्ट तूने बोला था, क्या बोला था? वन लेयर डीपर बोला था कि
कुछ ऑनियन पील क्या, तो कुछ अच्छा टर्म बताओ जिससे ऐसा निकले कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, ऐसा कि चेन चेन, देख रहे हो, कड़ी से कड़ी मिलाए चलो। चलिए फिर आज के लिए बस करते हैं, कल हम मिलेंगे 10 बजे, क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स ओजोन लेयर का कॉन्सेप्ट। कि क्लाइमेट चेंज में याद रखना 3 लोग चलेंगे, एक है यूनिट ट्रिपल सी, ठीक है, यूनिट ट्रिपल सी है, और कौन है, यूनिसिड है, मतलब कंफर्ट एसिडिफिकेशन वाला, और एक है ये बायोडायवर्सिटी वाले, ठीक है। तो 3 लोग को हमको देखना है कि ये 3 लोग कैसे काम किए हैं 1992 में, स्टॉकहोम के पहले बने हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से करेंगे, इसमें कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सा एक्ट है। बस एक गुजारिश रहेगी आप लोगों से कि प्लीज अगर पढ़ रहे हो तो कल शंकर की किताब अपनी पढ़ के आओ, नहीं पढ़े हो शंकर पीएमएफ की पढ़ के आओ, वो भी नहीं पढ़े हो तो ऑलरेडी कोई तो मटेरियल में अपना नोट्स रेडी रखे रहोगे, उससे पढ़ के, अगर वो भी नहीं पढ़े हो तो पीडीएफ ये ग्रुप पे ऑलरेडी डाला हूं, तो वहां से पढ़ लेना, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का और ओजोन लेयर का। अगर वो भी नहीं पढ़ पाओगे तो कम से कम पीटी पढ़ के आना, पीटी तो कुछ तो पढ़ के आना, सो दैट यू कैन एक्टिवली एंगेज इन द सेशन, ओके। आप एक्टिव रहोगे तभी आपको समझ में आएगा ज्यादा से ज्यादा। और एक लास्ट पोस्ट मैंने ग्रुप पे अभी जो डाला था उस इंफ्रारेड की बात कर रहा था, तो देखोगे अगर एनीबॉडी अपूर्व हो। हाँ सर हूँ। हाँ चलिए पढ़िए, वो उसका 23 का ही पढ़ना, बस सर ये 23 का अर्थ क्वेश्चन पढ़िए। एटमॉस्फेयर वाला है, हाँ नहीं लास्ट with वाला, reference हाँ to अर्थ the में, Earth's हाँ atmosphere, यही which one of the following statements is correct? Earth atmosphere के regarding. So A is the total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times of that received at the poles. तो ये तो पता है कि इंसोलेशन ज्यादा होता है, 10 बार होता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। देन सेकंड इज इंफ्रा, और हमको दिखाना करेक्ट सेंटेंस, infrared rays constitute roughly 2/3 of insolation. वो भी 2/3। हाँ सर होगी मेरे साथ ऊपर। चलिए अगला पढ़िए, तो ज्यादा ही हो रहा है 2/3 1/3 इसको भी। Infrared waves are largely absorbed by water vapors that is concentrated in the lower atmosphere. ये तो सही है। Infrared waves are a part of visible spectrum, नहीं बिल्कुल गलत है, of the electromagnetic waves of the solar radiation, तो ये तो गलत है। So C आंसर। इसका आंसर सी हो जाता है कि इंफ्रारेड जो है लार्जली एब्जॉर्ब करता है वाटर वेपर, और उसी को फिर कंसंट्रेट किया जाता है लोअर एटमॉस्फेयर पे। अगर अब वापस से जो पोस्ट डाला उसका 10th पढ़िए, ऑप्शन बी दिख रहा है, वाटर वेपर, यही तो ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करता है। वाटर वेपर में सबसे ज्यादा सोर्स क्या है ना, 10th का सी देखिए, वाटर वेपर 2010 कंट्रीब्यूट द वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर, ठीक है। अब आ जाओ स्क्रीन जो दिख रहे मेन, अभी अब हमारी स्क्रीन पे देखो, जो स्क्रीन तुम्हें दिख रही होगी, यही तो कॉन्सेप्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, सोलर रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन है, यही इंफ्रारेड अंदर एब्जॉर्ब करता है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। वाटर वेपर वापस 3 साल बैक टू बैक, वाटर वेपर, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये सब है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम करेंगे, डू टॉपिक डिस्कशन होगा, इतना ज्यादा को डेप्थ में नहीं उसने कहीं, बस यार क्लाइमेट चेंज हमारा फोकस है, आईपीसी वाले जो कॉन्सेप्ट है क्लाइमेट चेंज वाला, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस क्या हुआ, यूनिट ट्रिपल सी है, एक है यूनिसेड, ठीक है, यूनिसेड में 3 लोग आते हैं, यूनिट ट्रिपल सी आता है, ठीक है, और एक आता है, और कौन आता है, यूनिट ट्रिपल सी आता है, और क्या आता है, सीसीडी आता है, कॉम्बैट डेसिडिफिकेशन, और एक वो आता है डेजर्टिफिकेशन, और कौन आता है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कॉम्बैट बायोडायवर्सिटी वाला, और बायोडायवर्सिटी वाला क्या है, सीबीडी, एक सीबीडी है, सीसीडी है, और सीबीडी है, सीसीडी और यूनिट ट्रिपल सी। तो यूनिसेट से ये 3 लोग आते हैं, तो ये तीनों का आपको एकदम अच्छा क्लैरिटी होना जरूरी है। तो कल आप लक्ष्मी ये क्या बोलता हूँ, आप अपने नोट से पढ़ के आइए, ठीक है, आप अपने नोट से पढ़ के आइए, अपने लक्ष्मणकर से पढ़ के आइए, तो ये दोनों आपको पढ़ के आना। और कल ये आपको पता है अर्थार, मैंने ग्रुप पे डाला था, अर्थार पे पोस्ट 8:30 बजे से, सैटरडे, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च, ठीक है। तो कल आप पढ़ के, कार्बन ट्रेडिंग में 2023 में क्वेश्चन पूछा था, आपको लगेगा कि ये सब पुराना कॉन्सेप्ट है, ये स्टैटिक अफेयर है, कार्बन क्रेडिट 2023 में पूछा है, ठीक है। तो कल आप पढ़ के आना, कल आप 10 बजे हम मिलेंगे, 10 से 1 सेशन होगा, मतलब जनरली 10 to 1:30, तो आप हमें 3 घंटे मतलब सुनने की आदत डाल लो। तो 10 बजे
10 बजे आइएगा, क्लाइमेट चेंज करेंगे और ओजोन लेयर पे उसका कॉन्सेप्ट करेंगे कि ओजोन लेयर कैसे होता है, उससे क्या बीमारी हो रही है, क्या तकलीफ हो रही है। देख रहे हो, जैसे अब ओजोन लेयर है, देखो ये ओजोन लेयर वाला क्वेश्चन इसी साल पूछा है क्या आपको, अगर याद होगा तो। सीएफसी का यूज पूछा ना, एचएफसी का यूज, हाइड्रोक्लोरोकार्बन का यूज पूछा है आपको। अगर ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो कि जब क्योटो के ये मॉन्ट्रियल के पहले वीना कन्वेंशन आया था, तो वीना कन्वेंशन में इन्होंने क्या बोला कि हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कम करेंगे। तो उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कुछ सब्सटेंस का बात बोला कि ये सब्सटेंस है दैट डिप्लीट ओजोन लेयर, इनको हम कम करेंगे, बट उधर ज्यादा नहीं बोले थे। तो आपको वीना में बहुत कम बताया था। तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही का बात किया था उसमें, हाइड्रोक्लोरोकार्बन। और जब आपका उसके बाद क्योटो ये आया, क्या नाम है, वीना के बाद मॉन्ट्रियल 1987, तो मॉन्ट्रियल में उसने बताया और भी 3-4 सब्सटेंस दिया, तो बोला सब्सटेंस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर, ये इसका लिस्ट दिया, इसको हम रोकेंगे। फिर किगाली आया, यानी 2019 या 18 में ऐसी कही। और उसके बाद जब किगाली आया, उस समय भी क्या हुआ कि ओजोन एचएफसी की बात है कि अब एचएफसी को कम करना। आर यू गेटिंग? तो यूपीएससी का क्या, जब एचएफसी कम करते तो यूपीएससी उसका यूज पूछ लिया कि क्या बनाने में। तो हम इन सबको देखेंगे कल ओजोन लेयर पढ़ के आओ, क्या है उसका यूज, कौन कौन है उसमें, और सबसे ज्यादा ओजोन से बीमारी क्या हो रही है ये जानना जरूरी है। हार्मफुल ओजोन लोग कौन सा है, स्किन कैंसर हो रहा है, ठीक है, कौन सा ओजोन लेयर से स्किन कैंसर होता है, मतलब उसमें ए बी सी है, जो हार्मफुल कौन सा है, सी इज वेरी हार्मफुल, ठीक है। जो मतलब यूवी अल्ट्रावायलेट रे है, जो ए और बी रहता है, वो रेडिएशन नॉट ओनली कॉज सनबर्न बट ऑल्सो हम स्किन कैंसर भी करता है, ठीक है। ओके सॉरी, ए और बी काफी मतलब हार्मफुल रहता है, रेडिएशन करता है, स्किन कैंसर भी देते हैं ये लोग। और सी जो होता है ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ये कल देखेंगे थोड़ा अच्छे से। चेस्ट पेन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बात कर रहा था, 16 सितंबर को ये मनाते हैं हम। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं, रीजन में क्योंकि उस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था, ठीक है, 16 सितंबर। ये यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है मैथ, ठीक है। तो कल ये सब करेंगे हम, कल 10 बजे मिलेंगे, ठीक है। चलिए कल सुबह 10 बजे विल डू क्लाइमेट चेंज का टॉपिक एंड ओजोन लेयर, उसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आई है, कौन क्या अपडेट है। सबसे ज्यादा हम देखो, सबसे मेन देखिए कि आप भी अगर क्योटो प्रोटोकॉल ये मानते हैं, आप ये पढ़ के आओगे कल शंकर से, तो शंकर में 40 पन्ने का लिखा हुआ है, एकदम कचरे जैसा, ट्रिपल सी में ये हो सब इतने सारे लिखे, पर रीजन भी आपको प्रायोरिटी होनी चाहिए यूपीएससी कैसे पूछा। तो अगर मैं कोई चीज आपको कवर कराऊंगा कि ये 10 जैसे कल क्लाइमेट चेंज करूंगा, उससे रिलेटेड पहले पीवाईक्यू डाल दूंगा ग्रुप पे, तब आप एक्टिवली रीड करो, समझो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है टॉपिक से। और एक 1 लेयर डीपर कॉन्सेप्ट है कि आपको एक लेयर ऊपर भी सोचना है एग्जामिनर और क्या बना सकता है। जैसे यही वाला क्वेश्चन हो गया कि वो सॉर्बिटल वाला, यूरेनियम से क्या बीमारी हो रही है, फॉर्मल से हम बना क्या सकते हैं, बैकेलाइट बन जाएगा अगर उसको फेनॉल के साथ मिला दें, यूज क्या है। तो 3-4 पर्सपेक्टिव इस एनवायरनमेंट पढ़ते समय पर्सपेक्टिव याद रखना। आपको क्या करना है, आपको पहले उसका कंटेक्स्ट याद करना है, उसमें कंटेक्स्ट क्या दिया है, उसका फिर जो देना कि मतलब ये यूज क्या है। तो यूज हमेशा ध्यान रखना है, यूज क्या है और उसका की इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट यूज, इससे इम्पैक्ट पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और यूज देखते रहना, ठीक है। कल मिलेंगे 10 बजे। चलिए, कुछ पूछना किसी को इन्वायरमेंट का और क्या नाम है, इन्वायरमेंट और इंडियन ज्योग्राफी का एक टोटल पूरा 8 हफ्ते का शेड्यूल रहेगा, बाकी डिटेल ग्रुप पे डाला ही हुआ है, ठीक है। 6 इन्वायरमेंट का और इसका क्या नाम, इंडियन ज्योग्राफी पूरा शेड्यूल है। और इवन अगले 12 दिन अगर आप जुड़े रहना चाहते हो, मतलब 30 तारीख तक, लगभग 1-2 तारीख तक जाएगा मैक्स टू मैक्स। अगर अगले 12-13 दिन आप अगर रहोगे तो इंडियन ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट प्लस होल हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, तीनों लाइव सेशन डिस्कशन फॉर्मेट में रहेगा। आप खुद बोलोगे, आप आंसर पढ़ के, डेली टॉपिक रहेगा। और अगर आप अगर देखो, अगर आपको लग रहा होगा तो अच्छी बात है कि आप 12 दिन में कुछ रिवाइज कर लोगे, दैट इज वेल एंड गुड। बट आई एम सेइंग इफ यू आर थिंकिंग कि आप 12 दिन में पढ़ना चाहो, मतलब आर यू गेटिंग कि 12 दिन में एटलीस्ट इंडियन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पूरी हिस्ट्री, अगर पूरी हिस्ट्री की बात करें तो 15-16 क्वेश्चन हर साल आए। अगर इस साल में भी करोगे तो भी लगभग 14 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन तक आए, ठीक है, 12-13 क्वेश्चन। आई एम सेइंग कहीं ना कहीं 15 मानो तो हिस्ट्री आपको इवन द इसका क्या नाम है, हिस्ट्री हो गया,
आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया और आपका एनवायरनमेंट हो गया। ये तीनों का आपका मतलब 20-15 दिन 12 दिन में अगले हो जाएंगे। तो अगर आप उसके लिए बाकी तो डिटेल ग्रुप पे डाला ही है, ठीक है। कल मिलते हैं फिर 10 बजे। और कुछ किसी को पूछना है? यस, तो डिस्कशन रहेगा फॉर्मेट में, आपको डेली टारगेट दिए जाएंगे, डेली शेड्यूल रहेगा आपका, फिक्स रहेगा। इवन इफ यू आर, अगर आप आज ज्वाइन कर रहे हो तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन 2-3 सेशन ऑफ इकोनॉमी के